हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट विद द ओल्ड मेमोरीज, विद वो तपस्या, वो यात्रा वाराणसी। और कैसे आपने स्टार्ट किया रूट से जब मैं बात करूं, कैसा था? सबसे पहले बचपन से शुरू करें तो बनारस और फिर हिंदी साहित्य का माहौल। देखिए, मैं अपने बारे में शुरू करूं तो बनारस मेरा जन्म स्थान है और मेरे पिताजी बनारस के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर थे। घर में शैक्षिक वातावरण था। मेरी माताजी भी शिक्षित थी और पिताजी की एक छोटी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी घर में। तो जब पिताजी चले जाते थे कॉलेज तो हम लोग उत्सुकतावश उनके कमरे में चले जाते थे और वहां से कोई ना कोई किताब लेकर के आ जाते। बनारस आपका जो काव्य संग्रह है बनारस, वो क्या बनारस की संस्कृति इसमें क्या क्या झलकी और वो एक क्या गहरी छाप छोड़ी? जब मैं बनारस की बात करूं तो मैम, वो जो पोएट्री है और बनारस के बारे में मैम प्लीज बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, मेरा एक काव्य संग्रह है बनारस। तो ये प्रकाशित तो हुआ है लगभग 6 माह को। लेकिन कहते हैं ना, जो पेड़ आपको दिख रहा है उसका बीज तो हो सकता है 20 साल पहले डाला गया होगा। राइट राइट राइट। तो मेरे मन मस्तिष्क में बनारस को लेकर के एक सोच तो विकसित हो रही थी कि मुझे बनारस पर कुछ काम करना है। मैं काम भी कर रही हूँ भाषा विज्ञान पर। तो मैंने ये चीज देखा और भी लोगों पर इस चीज को मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में एक समय में 7 भाषाएं सीख सकता है। जितना दूसरों के लिए कर सकें उतना अधिक से अधिक करें, चाहे धन से करें, शरीर से करें, मन से करें, जैसे भी करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिया है प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको करने के लिए। योगीराम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। टुडे वी हैव ए वेरी स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर सीमा जैन जी। डॉक्टर सीमा जैन प्रयागराज के दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हिंदी विभाग की हेड और प्रोफेसर हैं, जिनके पास 3 वर्षों से अधिक शिक्षण अनुभव और 25 वर्षों से साहित्य सृजन का सक्रिय योगदान है। कविता, लघु कथा, संस्मरण व लेखन के क्षेत्र में उनकी 4 पुस्तकें बनारस, शब्दों से सांस लेती स्त्रियां, खामोश रंगों की आवाज व समकालीन हिंदी कविता भी भाषिक संरचना ऑनलाइन उपलब्ध है तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024, वुमेन आइकॉन अवार्ड 2025 व राष्ट्रीय दिव्य प्रतिभा सम्मान 2025 से अलंकृत डॉक्टर सीमा जैन जी वंचित बच्चों की शिक्षा व पुनर्वास के लिए कार्यरत है। अपनी कुल संपत्ति का 50% उनके उत्थान के लिए समर्पित करने का संकल्प रखती है। उनका जीवन मंत्र है चरैवेति चरैवेति, कीप मूव फॉरवर्डिंग। सो वेलकम करते हैं मैम का। मैं पूरे योगीराम के व्यूअर्स की तरफ से, योगीराम की टीम की तरफ से मैम आपका स्वागत करता हूं। मैम, आपने प्रेशियस टाइम दिया और आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपकी यात्रा के बारे में और बहुत सारे पहलू के बारे में। मैम, इसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट विद द ओल्ड मेमोरीज, विद वो तपस्या, वो यात्रा वाराणसी। और कैसे आपने स्टार्ट किया रूट से जब मैं बात करूं, कैसा था? सबसे पहले बचपन से शुरू करें तो बनारस और फिर हिंदी साहित्य का माहौल, फिर वो एक लेखिका और शिक्षिका के रूप में कैसे गढ़ा, वो क्या यात्रा थी, क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या कठिनाइयां आई और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? मैम, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताएं। देखिए, मैं अपने बारे में शुरू करूं तो बनारस मेरा जन्म स्थान है और मेरे पिताजी बनारस के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर थे। घर में शैक्षिक वातावरण था। मेरी माताजी भी शिक्षित थी और पिताजी की एक छोटी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी घर में। तो जब पिताजी चले जाते थे कॉलेज तो हम लोग उत्सुकतावश उनके कमरे में चले जाते थे और वहां से कोई ना कोई किताब लेकर के आ जाते। हालांकि वो समझ नहीं आती थी तो उलटते थे, पलटते थे और फिर उसको रखाते थे। जो शाम को पिताजी कॉलेज से आते थे
तो उन्हें पता चल जाता था कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। राइट। वो बुला हम लोग की हाजिरी लगती थी सारे, तो चोरी पकड़ी जाती थी। पता चलता था कि मैंने ये काम किया है, तो उन्होंने पूछते थे कि कौन सी किताब उठाई तुमने, तो मैं बताती थी कि ये वाली उठाई, शरद चंद्र की उठाई, कभी प्रेमचंद की उठा ली कोई किताब, लेकिन समझ में आती नहीं थी, उम्र थी 10-11 साल, तो कहाँ से समझ में आती थी बड़ी बड़ी बातें। तो कहते थे कि ये वाली किताब पढ़ो, कोई किताब दिया करते थे, शिवानी की किताबें होती थी, छोटी छोटी कहानियां होती थी। और शिवानी को आप जानते हैं कि उनकी भाषा बड़ी सहज और सरल हुआ करती थी शिवानी जी की। Right. तो कहते थे कि शुरुआत यहीं से करो। मैंने माता जी को भी देखा था, वो शिवानी और प्रेमचंद के सारे उपन्यास और कहानियां वो पढ़ती रहती थी। Okay. तो इस तरह से घर में जो कि एक साहित्यिक वातावरण था, और चूंकि पिताजी कॉलेज में थे और उस कॉलेज की बहुत सारी शाखाएं थी बनारस में, तो शाम को हमारे यहाँ बैठकी लगा करती थी। बैठकी आप शायद समझ गए होंगे, बनारस में उसको बैठकी कहा जाता है। शाम को टीचर्स आते थे, घर में बैठते थे और विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चाएं होती थी। तो लोग का काम ये होता था कि चाय बना करके ले जा रहे हैं, तो कभी पान लाने के लिए भेजे जा रहे हैं, तो खड़े रहते थे वहां पर। अब चर्चा चल रही है, पिताजी इंटरप्ट नहीं करते थे और हम लोग वेट करते थे, तो 10 मिनट 15 मिनट हम लोग ऐसे ही खड़े रहते थे, तो वो सारी चीजें कान में पड़ा करती थी। तो इस तरह से उस वातावरण ने मेरे व्यक्तित्व को आकार देने में, शेपिंग करने में बहुत मदद की। हालांकि जो कंटेंट होते थे वो समझ में नहीं आते थे कि वो किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन कहते कि जैसे कोई चीज फेड हो रही है आपके मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में, तो वो सारी चीजें अंदर जाती रहती थी। तो एक तो ये चीजें थी। दूसरे जो समसामयिक जो रचनाकार थे, उनका भी आना जाना था घर में। तो होता ये था कि उनके साथ बैठना, बातें करना क्रमशः। और सबसे बड़ा मुझे फायदा हुआ जब मैं स्कूली शिक्षा के बाद कृष्णमूर्ति फाउंडेशन गई। ये बनारस का बहुत अच्छा कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का एक महाविद्यालय है, वसंत महिला महाविद्यालय राजघाट में, बनारस में, गंगा के किनारे बिल्कुल। आज भी आप उसको देखेंगे तो आपको ये आश्चर्य हुआ कि बनारस जैसे ऐसे क्राउड में ये कहाँ से ये कॉलेज है ये। और वहां मैंने लगभग 40 साल पहले एडमिशन लिया था, ये बात है 1985 की, ग्रेजुएशन करने के लिए। और वहां का वातावरण आप समझिए कि वो छोटा शांति निकेतन है एक तरह से। तो हम लोग कक्षाएं जो चलती थी वो कभी कभी खुले में चलती थी, पेड़ों के नीचे हम लोग बैठ जाते थे, खरगोश, तोते, मोर वहां ऐसे ही घूम रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो हम लोग का ध्यान पढ़ने से ज्यादा उन पर ज्यादा होता था। एक वातावरण में शिक्षा हुई, और वहां के जो शिक्षक थे, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, वो किताबी ज्ञान से अलग ज्वलंत विषयों पर चर्चाएं होती थी। आज मैं याद करूं तो मेरी कुछ शिक्षिकाएं कहीं यूएसए में हैं, कहीं कोई नीदरलैंड में है। तो इस तरह से आप समझिए कि मुझे इतना अच्छा वातावरण मिला। और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय गई, तो वहां तो आप जानते हैं कि एशिया की 3rd यूनिवर्सिटी है। और मेरे उस समय एचओडी जो थे, विभागाध्यक्ष जी, वो प्रोफेसर काशीनाथ जी थे। आपने नाम सुना होगा काशीनाथ जी का, काशी काशी उनका ना प्रसिद्ध उपन्यास है, और अभी उपसंहार भी आया है। तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से शेपिंग हुई। वो जापान जाया करते थे एज अ विजिटिंग प्रोफेसर, और हम लोग इंतजार करते थे कि सर कब आएंगे और हम लोग को वहां के किस्से सुनाएंगे। वो पढ़ाते पाली थे, हम लोगों को पाली भाषा पढ़ाते थे, लेकिन पाली बहुत अलग, वो अपने सारे अनुभव बताते थे, किससे सुनाते थे। तो उन सारी चीजों ने बहुत कुछ हम लोगों को प्रदान किया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और आज भी मैं कहूंगी, मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ काशीनाथ जी का। वो 90 वर्ष से ज्यादा के हैं, लेकिन आज भी वो सक्रिय हैं। सोचिए, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये चीजें, और फिर मैंने लिखना तो बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दिया था, लगभग 12 या 13 वर्ष की उम्र रही होगी मेरी, तो मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन वो जो लेखन था वो कच्चा सा था। कोई घटना देखी, कुछ अच्छा लगा, कोई इंसिडेंट हुआ, उस पर मैं लिखा करती थी। तो वो एक शुरुआत मानी जाएगी कि उसी दौरान मुझे अवसर मिला, वहां संगोष्ठियां हुआ करती थी कैंपस के अंदर। तो वहां जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि भाई तुम भी कुछ प्रस्तुत करो।
पहले तो बड़ा संकोच हुआ मुझे कि इतने बड़े-बड़े लोगों के बीच में मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ, क्या प्रस्तुत करूँ, किसी को पसंद आएगा, नहीं आएगा, कैसा लगेगा? मन में बहुत संकोच था, हिचकिचाहट थी, लेकिन मैंने प्रस्तुत किया और सबसे कम उम्र की कवयित्री के रूप में मुझे वहाँ पहचान मिली। वाह! वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको मैं बताती हूँ बात कि उस दौरान बनारस में प्रसिद्ध कवि ज्ञानेंद्र पति जी भी थे। तो उन्होंने जब मेरी कविताएँ सुनी, देखा तो उन्होंने बड़ा उत्साहवर्धन किया मेरा। उन्होंने कहा, सीमा जी, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत सकारात्मकता है। आप कुछ अच्छा कीजिए, इससे बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और ज्ञानेंद्र पति जी आप जानते हैं, ये तो मैं आपको 90s की बात बता रही हूँ, आज से 35 साल पहले की। उस समय वो स्थापित रचनाकार थे और आज भी सक्रिय हैं। तो इस तरह से मेरी जो रचना धर्मिता है, मेरी जो रचना यात्रा है, ये प्रारंभ हुई और उसके बाद जब मैं अध्यापन में आई, राजकीय सेवा में आई, तो उसका भी अनुभव मेरे पास लगभग 33 वर्षों का है। उसने एक अलग तरीके से शेपिंग करना शुरू किया, आकार देना शुरू किया, बहुत कुछ सीखा वहां पर। मैंने ये महसूस किया राजकीय सेवा में कि जो छात्र हैं वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि वो पीजी कॉलेज था। ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, जैसे आप कह सकते हैं बीए, एमए, बीकॉम, एमएससी। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि हमें आगे क्या करना है। मतलब शिक्षा है लेकिन उद्देश्य विहीन। मैं जब बात करती थी उनसे तो ये कहते थे कि हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं। लड़कियां कहती थी कि शादी अच्छे घर में हो जाएगी इसलिए पढ़ रहे हैं, डिग्री मिल जाएगी। लड़कों से पूछिए तो वो ये कहते थे कि अच्छी लड़की मिल जाएगी, दहेज अच्छा मिल जाएगा, लड़का पीजी है। तो ये बहुत मेरे लिए चुनौती रही है। तो मैंने बहुत धरातल से काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं। और शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं है। ताकि अब देखने में आता है कि बेरोजगारों की फौज खड़ी है। डिग्री तो है परंतु ज्ञान नहीं है, सूचना है, हो सकता है वो मुझसे कहीं ज्यादा एडवांस हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं, डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है। तो मैंने इस विषय पर काम करना शुरू किया और उनको शिक्षा का उद्देश्य समझाया कि देखो शिक्षा क्या है, हर पल सीखना ही शिक्षा है। आप क्लासरूम में बैठ करके कोर्स पढ़ लेते हैं, परीक्षा पास कर लेते हैं और आपको डिग्री मिल जाती है, लेकिन वो डिग्री आपके किसी काम की नहीं। दूसरी चीज मैंने ये देखा कि उनका उच्चारण सही नहीं। जैसे हिंदी के ही विद्यार्थी हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हमें किसी अक्षर को, शब्द को कैसे बोलना है, कहाँ रुकना, कहाँ पॉज देना है। जैसे हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ते हैं तो भाषा विज्ञान में ये बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझाई कि जब आप कोई बात कहते हैं तो कहाँ आपको रुकना है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ से फिर अपनी बात शुरू करनी है कि उसका प्रभाव दूसरों पर पड़े। आप एक मालगाड़ी की तरह अपनी बात बोलते जाएंगे, वो कम्युनिकेशन होगी लेकिन वो हृदय में नहीं जाएगी। जैसे कहावत है ना, बातन हाथी पाइये, बातन हाथी पाओ। इसका अर्थ ये होता है कि अपनी बात से ही तो आप हाथी के पैर के नीचे कुचले भी जा सकते हैं और अपनी बात से ही आप पुरस्कार में हाथी को भी प्राप्त कर सकते हैं। हाथी मतलब बहुमूल्य चीज, सम्मान। तो मैंने बहुत जमीन से जोड़ करके काम शुरू किया कि उनको समझाने का प्रयास किया कि देखो पहले अपना उच्चारण सही करो। आप रिटन पास कर सकते हैं, लिखित परीक्षा पास कर सकते हैं, पर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। और ऐसा हुआ 90% वाले स्टूडेंट जब इंटरव्यू देने गए तो उनको ये पता नहीं है कि हमें कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे अपने को प्रस्तुत करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे लगा के देने हैं। केवल नंबर से तो आपको नौकरी मिलनी नहीं है। जो भी कंपनी आपको एम्प्लॉयड कर रही है, रोजगार दे रही है, वो ये भी तो देखेगी कि आप उसके लिए कितने उपयोगी हैं। तो बहुत काम किया, मुझे काम करते करते इस दिशा में 25 वर्ष हो गए। मैंने बहुत सोचा सरकार मुझे तनख्वाह तो दे ही रही है, क्यों मैं एक्स्ट्रा पे लूं, इसकी तनख्वाह मुझे थोड़ी ना मिलती है। शिक्षा का उद्देश्य है वह तो अधूरा ही रहा, क्योंकि बचपन से ही मैंने ये चीज देखी थी, अपने घर में देखा, अपने शिक्षक
से सीखा, विश्वविद्यालय में देखा, तो मेरे ज़हन में ये बात थी कि मुझे कुछ अच्छा करना है। और देखिए ये चूँकि अब मुझे 33 वर्ष हो गया है, तो वो आप समझ सकते हैं वो 90s का दौर अलग था। राइट। वहाँ पैशनेट टीचर्स होते थे। पैशनेट टीचर का अर्थ ये है कि जिन्हें शिक्षक बनना है, वही इस पेशे में जाते थे, वही इस व्यवसाय को ग्रहण करते थे। वेरी ट्रू, एकदम सत्य, एकदम सत्य। है ना? ये चीज़ें। अभी देखिए पूरा परिदृश्य बदल चुका है। अभी क्या है कि मैं देखती हूँ, पूछती हूँ बच्चों से, अपने जो पीजी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कहेंगे मैं सिविल भी दे रहा हूँ, पीसीएस भी दे रहा हूँ। राइट, है ना? राइट। कि आप हर जगह कैसे फोकस कर सकते हैं? आपको जहाँ जाना है, आप उस वहाँ पर फोकस कीजिए। आप इतने सारे नाव पे कैसे हाथ पैर रख करके आप पार करेंगे नदी को? आपको किसी एक नाव का सहारा लेना पड़ेगा। धीरे-धीरे काम करते, 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 करते अब ये स्थिति आई है कि फोकस्ड हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते तो कहते हैं कि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य निश्चित, मैं कहती भी हूँ कि बड़े सपने देखो, कदम छोटे बढ़ाओ, लेकिन सपने बड़े हों आपके। छोटे-छोटे कदमों से आप आगे बढ़ें। जैसे घना कोहरा है, तो आपको दिखाई तो नहीं देगा, बहुत दूर क्या है आप नहीं देख पाएँगे, लेकिन आप छोटे-छोटे कदम बढ़ा करके आप उस कोहरे को भी पार कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत मुश्किल थी मेरे लिए कि कैसे इनको समझाना है, ये कैसे समझेंगे, और यदि मैं ये नहीं कर पाई तो मेरी पूरी सेवा ही व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि मुझे सिर्फ सैलरी नहीं उठानी थी, मेरे मन में ये था कि इनको कुछ अच्छा करना है। तो कई बार बच्चे नहीं समझते थे, तो मैं कहती थी अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ। वो तैयार नहीं होते थे पेरेंट्स। भई जब बच्चा ही नहीं समझ रहा है तो पेरेंट्स को समझाना तो और मुश्किल वाली बात है। राइट। तो ये सब हालात थे, और इन्हीं सब हालातों से जूझते, लड़ते, सीखते मैं आगे बढ़ती गई। और अब मुझे संतुष्टि भी होती है। अब तो मेरी नौकरी बहुत कम बची है, लेकिन अब रिटायर होने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है, निश्चय किया है कि फुल फ्लेज्ड मैं इस दिशा में काम करूँगी। कोई ऐसा नहीं कि कोई एनजीओ खोल करके ही करना है, बस मुझे करना है। एकला चलो रे। मैंने देखा है कि मैं अकेले ही चली और कारवां जुड़ता चला। राइट। जी। तो यहाँ ऐसे मेरी यात्रा शुरू हुई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, आप जी। कविता, कहानी, संस्मरण और आलोचना सब लिखती हैं। तो जी। सबसे पहले कब महसूस हुआ कि लेखन आपकी पहचान का मुख्य हिस्सा बनने वाला है? वो क्या क्षण था, वो क्या पल था? उसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए ये भी बनारस से ही शुरू हुआ, क्योंकि बनारस तो मेरी जन्मभूमि है, तो कण-कण और रग-रग में बनारस बसा हुआ है। मैं रहती प्रयागराज में हूँ, प्रयागराज मेरा दूसरा घर है। जैसे ऐसा कहिए कि एक बड़े से घर के 2 आंगन, तो एक आंगन बनारस है, दूसरा आंगन प्रयागराज। तो यात्रा वहीं से शुरू हुई, और बस ऐसा ही समझिए कि एक पहचान बनती गई। आकाशवाणी में भी काम किया, और शाम के समय कार्यक्रम आता है, अब तो मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन युववाणी के नाम से। तो उन दिनों में 5:30 बजे आता था, आधे घंटे का कार्यक्रम होता था। तो उसमें परिचर्चा में, काव्य पाठ में आमंत्रण मिलता था, मैं जाती थी। तो इस तरह से वहाँ एक पहचान बनी। फिर उस ज़माने में 90s की बात करूँ तो प्रिंट मीडिया था। जैसे साहित्यिक पत्रिकाएँ थीं, समाचार पत्र थे, तो उनमें मेरी रचनाएँ छपा करती थी। तो इस तरह से बनारस और आस-पास मुझे बुलाया जाता था, काव्य पाठ के लिए, परिचर्चा के लिए। उन सारी चीज़ों ने मेरे अंदर उत्साह भरा। मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ इस दिशा में भी। तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई। चीज़ें प्रकाशित होती थीं, रचनाएँ, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, लेख हो, संस्मरण हो, तो वो उस दौर के पत्रिकाओं में, साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। लेकिन उनकी पहुँच सीमित थी। यदि आप ये कहें कि प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल युग तक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैंने तो एक बहुत लंबी यात्रा की है। बहुत लंबी यात्रा है, लगभग 35 साल। यदि मैं कहूँ तो 90s से आज जो है 2026 आ गया है, तो ये एक बहुत लंबा समय है। क्योंकि उस समय जब मेरी यात्रा शुरू हुई, प्रिंट मीडिया होता था, और जैसा कि मैंने कहा कि उस समय पहुँच सीमित थी। और शिक्षा का भी देखें तो इतना
विस्तार नहीं था, इतने विश्वविद्यालय नहीं थे, इतने महाविद्यालय नहीं थे और बहुत कम लोग उच्च शिक्षा में जाते थे। राइट। जिन्हें जाना होता था वही जाते थे, वो पैशनेट होते थे, एकेडमिक जिनको कैरियर चूज करना होता था वही जाते थे, हर व्यक्ति नहीं जाता था। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहुंच सीमित थी, क्योंकि जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं वो हर घर में नहीं आती। राइट। जैसे मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तानी पत्रिका हो गई, अनुशीलन हो गई, भोपाल से आपकी पहल है, पूर्वग्रह है, दस्तावेज गोरखपुर से निकलती है। तो ये सारी जितनी भी पत्रिकाएं थी, ये उनमें मेरी जो आर्टिकल्स थे, कविताएं थी, छपा करती थी, लेकिन उसकी पहुंच सीमित थी। तो साहित्य से जुड़े हुए लोग होते थे या जो शिक्षित वर्ग था, बस वहीं तक, और वो खरीदते भी नहीं थे। देखिए मजे की बात ये है, परिवार शिक्षित है लेकिन वो पत्रिका नहीं खरीद रहा है। वो ये कि आपके पास आएगा तो आप दे दीजिएगा, हम पढ़ के वापस कर देंगे। या लाइब्रेरीज में जाके अपन देख पाते थे। खरीदते नहीं थे लोग। और एक समय था 90s और 95 का दौर, तो मुझे याद है मेरे घर में कम से कम 15 ऐसी साहित्यिक पत्रिकाएं आया करती थी। तो भाषा पत्रिका निकलती है लखनऊ से, अभी निकल रही है। सरस्वती पत्रिका बीच में बंद हो गई थी कुछ समय के लिए, फिर निकलने लगी। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय की बात बता रही हूँ मैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं और बीच में कुछ ऐसा व्यवधान आया कि ये पत्रिका बंद हो गई, और अभी कुछ 4-5 वर्ष पहले ये फिर से प्रकाशित हो रही है। तो एक स्तरीय अच्छी पत्रिका है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये प्रिंट मीडिया से के युग से आरंभ होकर ऑडियो और डिजिटल और सोशल मीडिया का जो युग है, मैंने एक लंबा सफर तय किया है। मुझे तो ड्रामेटिक चेंज दिखाई देता है कि बिल्कुल कल्पना से परे। मतलब उस दौर में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कोई युग आएगा और हमारी चीजें इस तरह से आम आदमी तक की। क्योंकि अब क्या है कि देखिए सोशल मीडिया पे आप एक कविता भी लिखते हैं, उसको डालते हैं और आपकी फ्रेंड लिस्ट में है तो वो सैकड़ों लोग उसको लाइक करते हैं। और हिंदी के ऐसे बहुत सारे मंच हैं और लगभग मैं सभी के मेंबर, तो उसमें भी आप यदि अपनी कोई कहानी डाल देते हैं तो वो आम आदमी की पहुंच में होती है। और मेरे पास इतने फोन आते हैं कि मैडम ये आपने ये कहानी कैसे लिखी है, ये तो लग रहा है मेरे ही घर की कहानी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सोचिए आपका लेखन तो वही सार्थक हो गया। बराबर। आपका लेखन तो वही सार्थक हो गया यदि कोई व्यक्ति आपको, कोई लखनऊ से, कानपुर से, दिल्ली से फोन करके ये कहे कि मैडम आपने तो मेरी ही कहानी लिख दिया है। तो सोचिए आपकी कलम तो धन्य हो गई ना। रचनाकार तो प्रशंसा का ही भूखा है, उसे तो प्रशंसा और सम्मान चाहिए, और क्या चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं बहुत देर से पूछना भी चाह रहा था। बनारस, आपका जो काव्य संग्रह है बनारस, वो क्या बनारस की संस्कृति इसमें क्या क्या झलकी और वो एक क्या गहरी छाप छोड़ी। अगर मैं बनारस की बात करूं तो मैम वो जो पोइट्री है और बनारस के बारे में प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मेरा एक काव्य संग्रह है बनारस, तो ये प्रकाशित तो हुआ है लगभग 6 माह को। लेकिन कहते हैं ना, जो पेड़ आपको दिख रहा है उसका बीज तो हो सकता है 20 साल पहले डाला गया होगा। राइट। तो मेरे मन मस्तिष्क में बनारस को लेकर के एक सोच तो विकसित हो रही थी कि मुझे बनारस पर कुछ काम करना है। तो वो धीरे 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 करते 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 वो ड्राफ्टिंग हो रही थी, लिखा जा रहा था। और करते करते जब मैंने एक दिन देखा कि अरे तो इतनी सारी कविताएं हो गई, तो क्यों ना इसको एक काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित करा लिया जाए। मेरे फैमिली और फ्रेंड्स उन्होंने भी कहा कि अरे इसको अलग अलग ना देके जो है आप इसको काव्य संग्रह के रूप में करिए। और वाकई आप देखेंगे ये अमेज़न पे बेस्ट सेलिंग में है अगस्त के महीने। बेस्ट सेलिंग है। इसके अलावा इतने जो बुक फेयर लगे, नागपुर बुक फेयर, आपका पुणे बुक फेयर हो गया, मुंबई बुक फेयर है, और अभी दिल्ली में लगने वाला है 10 से 18 तक न्यू दिल्ली नेशनल बुक फेयर में भी इसकी डिमांड है, जा रही है। इसके संग और भी किताबें हैं, सारी किताबें जाएंगी। तो आप कि वो पब्लिकेशन जब देखते हैं तो वो खुद मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि मैडम आप अपनी किताब दे दीजिए बुक फेयर। अभी प्रयागराज में भी बुक फेयर था 10-11 दिन का, 18 से 22 तक, तो वहां भी इसकी बिक्री बहुत हुई। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये मुझे इतनी आशा नहीं थी, मैं इतना नहीं सोच पाई थी कि ये काव्य संग्रह इतना चर्चित हो जाए और लोग इसको हाथों हाथ लेंगे और ये अमेज़न पर बेस्ट सेलिंग में आ जाएगा।
तो पब्लिकेशन ने खुद भेजा कि देखिए मैडम आप, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं आता, आप यदि पुस्तक मंगाते हैं नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आता है, अमेजोन से पब्लिकेशन में जाता है। तो उन्होंने स्वयं भेजा और अच्छी अच्छी रील बना करके भेजी कि देखिए मैडम आपका तो ये बेस्ट सेलिंग में चला गया है। तो मैंने उनको शुभकामनाएं दी कि भाई हो सकता है ये मेरे किसी शुभ कर्मों का फल होगा कि आपके पब्लिकेशन से मैं जुड़ी और इसका लाभ मिला। तो अब देखिए बनारस की यदि संस्कृति की बात की जाए, यदि आप गए हो बनारस तो ये बहुत खास है। देखिए कैसे यहाँ की जीवन शैली, खान पान, संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार और आध्यात्मिकता, ये आपको किसी दूसरे शहर में नहीं मिलेगी। कहीं हो सकता है कुछ बात हो, कहीं हो सकता है कुछ बात हो, कहीं का खान पान प्रसिद्ध हो, कहीं की जीवन शैली। अब देखिए बनारस में लोग इतना खाली रहते हैं कि यदि एक गाड़ी पीछे बैक हो रही है तो 20 लोग उसको देखने वाले खड़े रहते हैं। आवेदा आवेदा कि उनके पास इतना वक्त है कि वो उस गाड़ी को बैक होते हुए देख रहे हैं, और जब तक वो बैक होके चली नहीं जाएगी तब तक वो 20 लोग खड़े। सोचिए तो ये चीज आपको और किस शहर में मिलेंगी? आप दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, बैंगलोर जाइए, वहां तो बगल में कौन रह रहा है आपको पता ही नहीं है, आपका पड़ोसी कौन है यही नहीं मालूम होता है। लेकिन बनारस में आपकी पूरी जड़ खोद लेते हैं लोग। आप यदि वहां एक कमरा लेते हैं, परिवार के संग जाते हैं, तो शाम को आपके घर में 2-4 लोग आएंगे कि भाई आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन है। सोचिए ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी। ये बनारस में है अभी। और खान पान तो आप जान ही रहे हैं कि खान पान के मामले में बहुत समृद्ध है। सुबह आप निकल जाइए पक्के महल में, वहाँ चौक है, ठठेरी बाजार है, वो तो पूरा खाने का गढ़ है। दिन भर आपको कुछ ना कुछ वहां पर मिलेगा। गदौलिया चले जाएंगे तो आपको लस्सी मिल जाएगी, अभी ठंड का दिन है तो मलैया मिल जाएगी। मलैया का नाम सुना है कि नहीं आपने? ये सर ये है गर्म दूध और जो रहता है मलाई, बहुत सारा फोम होता है उसमें। हाँ। वो ट्रेडिशनली बनाते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, अब तो खैर मशीन से बनने लगा है। तो लेकिन जो ओस में बना करता था, हम लोगों ने बचपन में जो चीजें खाई हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। और रात में है तो आप रबड़ी और मलाई खाइए, और बड़े से कढ़ाई में दूध औटाया जा रहा है, आपका देख करके मन हो जाएगा कि अब एक जो है कुल्हड़ दूध भी पी लिया जाए और रबड़ी और पूड़ी भी खा ली जाए। पूड़ी से मतलब है वो मलाई जैसे पूड़ी की तरह होती है, सफेद रंग की। तो चीजें देखिए बहुत समृद्ध है, खान पान के मामले में बहुत ज्यादा समृद्ध है। आध्यात्मिकता तो आप जान ही रहे हैं कि वहाँ सबसे खास बात क्या है, किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो काशी विश्वनाथ भी जाता है दर्शन कर, संकट मोचन भी जाता है, दुर्गा कुंड में दुर्गा जी के मंदिर भी जाता है, गुरुद्वारे भी चला जाता है, नमाज मस्जिद भी चला जाता है। भले वहां कुछ कर ना पाए लेकिन जाएगा जरूर। तो ये चीजें मैंने देखी है कि वहां रग रग में आध्यात्मिकता है, वो किसी भी धर्म का हो, समुदाय का हो, वो सब जगह जा रहा है। अब मैं छोटा सा एक प्रसंग आपको बताती हूँ कि अभी कुछ महीने पहले मैं बनारस गई थी, कोई संगोष्ठी थी और शाम का समय था, खाली थे हम लोग, तो मन हुआ कि चलो संकट मोचन चला जाए। तो संकट मोचन गए हम लोग, दर्शन किया गया, प्रसाद चढ़ाया। तो जब आप लेकर के टोकरी बाहर आते हैं तो वहां दादा लोग बैठे रहते हैं, अब उसमें वो तुलसी दल डालते हैं। हाँ। तो मैंने कहा दादा इसमें तुलसी दल डाल दीजिए, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जो है जो कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बोले यही लिए तो हम यहाँ बैठल है, अब आप कि इसी के निमित्त तो मैं यहाँ बैठा हूँ। वो सब लाइन से 8-10 ज्यादा लोग बैठे रहते हैं, वो आपकी टोकरी लेंगे, उसमें तुलसी दल डालेंगे, उसको पैक करेंगे, आपको दे देंगे। अब वो यदि कुछ ना भी कहते तो चल जाता है, तो उतना उन्होंने प्रेम से ये बात कही कि यही लिए तो हम यहाँ बैठे हैं, कि इसी काम के लिए तो हम यहाँ बैठे, मतलब हमें कहने की जरूरत नहीं थी कि दादा तुलसी दल डाल दीजिए आप। तो ये सारी चीजें अंदर तक आपको भिगो देंगी। जो संस्कृति है वो अभी है बनारस, हालांकि पीढ़ी बदल गई, सब कुछ बदल गया 40 सालों में, 35 सालों में, लेकिन ये जो कुछ चीजें हैं वहां की, जिसको कहते हैं कि आत्मिक लगाव, ये जो अंदर की जो बात होती है, जो एक रागात्मक संबंध है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति, वो बनारस में आपको दिखाई देगा। ये कहीं नहीं दिखाई देगा आपको, ये सिर्फ बनारस में दिखेगा।
तो यही कुछ चीजें हैं जो हमारे जो है कहना चाहिए रचनात्मकता को, व्यक्तित्व को, शिक्षा को आकार देती रही। और अब मुझे लगता है कि समाज को वापस करने का समय है कि जो भी चीजें परिवार से, समाज से, अपने गुरुओं से जो मिली, मुझे उनको समाज को देना है और बस छोटा सा प्रयास करती रहती हूँ। बहुत बहुत मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पूछना चाहूंगा, शब्दों में सांस लेती स्त्रियां, जी जी बिल्कुल। आपने स्त्री जीवन पर लिखा, स्त्रियों के कौन कौन से अनुभव और संघर्ष को आपसे ज्यादा सामने लाना चाहा या आप उसमें बताना चाह रही थी? वो पीड़ा हो लीजिए, वो स्ट्रगल जब बोले अपन, तो वो क्या था, इस पे आपने कैसे लिखा, तब क्या थॉट्स चल रहे थे और आप क्या उनको फोरफ्रंट करना चाह रही थी, क्या बताना चाह रहे थे अपने सभी पाठकों को? हम इसके बारे में प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मेरा दूसरा काव्य संग्रह है शब्दों में सांस लेती स्त्री। देखिए, इसकी रचना अचानक नहीं हुई। जैसे हम लोग की ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, 15-20 लोगों का परिवार था। तो मैंने देखा दादी को, बड़ी ताई जिन्हें हम लोग अम्मा कहते हैं, उनको देखा, माँ को देखा और मेरी भाभियां थी उनको देखा कि वो अपने कर्तव्य के प्रति दत्तचित्त से आशा है कि उन्हें जो करना है अपने परिवार डिवोटेड कर रही है। तो वो धीरे धीरे वहां एक रूट विकसित होती चली गई। अब हुआ क्या कि जब आप इसको पढ़ेंगे संग्रह को, तो आप देखेंगे कि इसमें जो स्त्रियां हैं वो हमारे परिवार की हैं, हमारे आसपास की हैं, जिन्हें हम टेकन एज अ ग्रांटेड लेते हैं। अपनी दादी को, बड़ी अम्मा को, माँ को, भाभीियों को टेकन एज अ ग्रांटेड लेते हैं। बेटी को या कामकाजी पत्नी है तो एक माइंड सेट हो जाता है कि ठीक है वो काम कर रही है। कभी हम उनके समस्याओं पर चिंतन नहीं करते, कभी हम उनके स्वास्थ्य के बारे में विचार नहीं करते। देखिए, खास बात इस संग्रह की जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वो बेटी हो, दादी हो, कोई भी कामकाजी महिला हो, तो वो विद्रोह नहीं करती है, ना बगावत का झंडा उठाती है, ना आक्रामक है। कहीं कोई स्वर नहीं दिखेगा आपको यदि आप इस काव्य संग्रह को पढ़ें। बहुत साइलेंटली चल रहा है सब कुछ, जैसे जिसको हम लोग काव्य में अंतर्निहित लय कहते हैं इसको, कि अंदर अंदर जैसे समुद्र के अंदर क्या है, कितनी हलचल है, पर ऊपर से शांत भी तो हलचल है। अब आप सोचिए कि मैंने 2 कविताएं लिखी हैं इसमें कामकाजी स्त्रियों के ऊपर, तो इसमें कहीं कोई विद्रोह नहीं है, कहीं कोई बगावत नहीं है, कहीं कुछ आक्रामकता नहीं है। देखिए, वो महिला जो है वो घर के सुबह 4 बजे उठती है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए लंच बनाती है, नाश्ता बनाती है, रख के जाती है और अपना लेके जाती है, बस पकड़ के जाती है, कभी कभी खड़ी रहती है बस में। अब आप सोचिए, जब ऑफिस में जाती है, कभी देर हो जाती है तो बॉस की झिड़कें भी सुननी पड़ती है, ठीक है। घर आती है, फिर काम में लग जाती है, ठीक, बच्चों की कंप्लेंट सुनना, पति की बातें सुनना, ये सब कुछ देखिए उसके जीवन का अंग, लेकिन कह कुछ नहीं रही। उसने मान लिया है कि ये मेरे जीवन का अंग, यदि मुझे नौकरी करनी है तो मुझे ये सब कुछ सहना होगा। और कल की तैयारी भी शुरू हो जाती है रात में खाना खाते समय। देखिए, कभी देखिए कि आप कोई बात कहते हैं तो वो जवाब नहीं देती है, तो आप सोचते हैं कि नेग्लेक्ट कर रही है। नहीं, वो नेग्लेक्ट नहीं कर रही है, आप वो प्लान कर रही है अगले दिन के लिए कि कल नाश्ता क्या बनेगा, कल लंच में क्या देना है, क्योंकि बच्चे हैं तो उनकी चॉइस, सबकी चॉइस है। तो आप देखेंगे कि साइलेंटली सब चीजें हो रही हैं और कहीं कोई विद्रोह नहीं कर रही है, कुछ बगावत नहीं करती है, अपनी कोई ऐसी बात नहीं रखती है जिससे घर में हलचल मचे। तो इस तरह की महिलाओं को मैंने लिया है। तो वही मैंने अंत में कहा भी है इसमें कि यदि आप इस संग्रह को पढ़ते हैं तो यदि आपको अपने माँ की आवाज, बेटी की मुस्कान, पत्नी की थकान महसूस हो और यहाँ तक कि आपके भीतर जो एक सोई हुई स्त्री है, देखिए हर पुरुष के अंदर एक स्त्री होती है ना, जैसे स्त्री के अंदर एक पुरुष शक्ति भी होती है और पुरुष के अंदर एक स्त्री शक्ति भी होती है। तो यदि आपको दिखाई दे तो यह संग्रह पूर्ण माना जाए, पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, सार्थक हो जाए। और आपको मैं बताऊं कि मेरा यह संग्रह नागपुर, मुंबई गया और वहां ये खरीदा गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मराठी प्रदेश में यह हिंदी में लिखा हुआ काव्य संग्रह लोग खरीदेंगे, पढ़ेंगे और रिव्यू लिखेंगे। नहीं, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अच्छी चीजों और के लिए दे आर रेडी टू एक्सेप्ट एंड दे एक्नॉलेज दैट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए भाषा कोई भी हो, और अब उन्होंने जैसे भी उसको ट्रांसलेट करके पढ़ा होगा
क्योंकि मूल रूप में ये हिंदी में लिखा हुआ है, बराबर। तो उन्हें अच्छा लगा होगा और फिर उन्होंने फ़ोन भी किया मुझे। तो मुझे मराठी तो आती नहीं है तो वो जो पब्लिकेशन में थे तो उनको उन्होंने पकड़ा और कहा कि आप जो है उनसे बात करा दीजिए मैडम से, और मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बहू भी वर्किंग है। तो ये पढ़ने के बाद जो है मुझे लगता है कि जैसे वो उसी की कहानी लिखी गई है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि, मतलब मैंने कहा ना, टेकन एज अ ग्रांटेड लोग लेते हैं कि बहू सुबह से उठ के काम करती है। अब फादर इन लॉ है तो उनको भी चाय देना, पानी देना, नाश्ता देना। तो अब आप सोचे कि यदि किसी के अंदर ये संग्रह पढ़ के परिवर्तन आता है तो कितनी अच्छी बात है। और लेखन का तो यही काम है, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, संस्मरण हो, जब आप उसको पढ़ने के बाद 2 मिनट ठहर करके सोचते हैं, विचार करते हैं, तभी वो सार्थक हो जाता है। उसकी सार्थकता ही है कि पढ़ने के बाद उस पर आप चिंतन करें, मनन करें और आपके अंदर व्यक्तित्व में परिवर्तन आए कि आपकी बहू भी तो जॉब कर रही है और हम तो कभी उसके बारे में सोच ही नहीं पाते कि उसकी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी, वो भी तो आराम करना चाहती होगी। बस इस तरह से जो है मेरे संग्रह पसंद किए जा रहे हैं और इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपकी अलग पुस्तक में बात करना चाहूंगा, खामोश रंगों की आवाज। इसमें कहानी संस्मरण दोनों हैं, तो आप कैसे करती हैं कि कोई घटना कहानी बने या संस्मरण बने? तो मैम इसके पीछे का क्या लॉजिक है, आपके क्या वो पॉइंट्स रहते हैं, पॉइंटर्स रहते हैं, तो इसके बारे में प्लीज बताएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कि तीसरी जो मेरी पुस्तक है वह है खामोश रंगों की आवाज। इसमें कहानियां भी हैं और संस्मरण भी है, और कहानियां आप पढ़ेंगे तो वो समसामयिक और छोटी लघु कथा मैं लिखती हूँ, और शायद मैं उपन्यास शुरू करूं तो कभी हो ही नहीं पाएगा मैं जॉब में भी हूँ, लेखन भी, और कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये जो संग्रह है खामोश रंगों की आवाज, इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, कोई इंसिडेंट, कोई घटना, उसकी प्लॉटिंग मेरे दिमाग में शुरू हो जाती है। और ड्राफ्टिंग मैं कैसे करती हूँ मैं आपको बताऊंगी तो आपको आश्चर्य होगा। ट्रेवल के दौरान हमेशा मेरे पास अपने पर्स में एक पैड और एक पेन जरूर होता है, तो उसकी ड्राफ्टिंग मैं वहीं कर लेती हूँ और फिर बाद में उसको डेवलप करती हूँ, कभी कॉलेज में बैठ करके खाली पीरियड्स में, तो कभी घर पर। लेकिन ये खास चीज है कि मैं दोबारा पेन नहीं चलाती उस पर। ईश्वर का वरदान है कि लोग कहते भी हैं कि आप जो लिखते हैं उस पर, आप घर में भी लोग कहते हैं कि दोबारा पेन नहीं चलते देखते हैं। वो चला जाता है, पब्लिकेशन में चली जाती है वो चीजें, और वो फिर सामने आ जाती है, प्रूफ रीडिंग हो जाती है वहीं पर उसकी। तो एक संस्मरण भी है इसमें, वो मैंने अपनी माँ पर लिखा है। और उसको लिखते समय बहुत सारी चीजें दिमाग में आई, रिकॉल, क्योंकि अपने बचपन से मैंने शुरू किया है कि जब मैं 4 वर्ष की थी तब से अपनी माँ की स्मृति है। वो बेहद खूबसूरत थी और सर्वगुण संपन्न थी। अब तो वो नहीं है, होती तो 80 वर्ष के ऊपर होती, और शायद अभी देखा जाए तो ये सोशल मीडिया के युग में तो वो शायद बहुत टॉप पर होती, जो कलाएं उनके पास थी, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने की कला तो थी ही उनके पास, भाषा बहुत अच्छी थी उनकी, वो चिट्ठियां लिखा करती थी, वो चिट्ठियों का दौर था, वो अपने भाइयों को चिट्ठियां लिखा करती थी और वैसे भी कुछ न कुछ लिखती थी, तो बहुत सधी हुई भाषा थी। बहुत सारी कलाएं जो कि अब लुप्त हो गई हैं, मैंने देखा बचपन से, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पाक कला। तो एक छोटा सा प्रसंग हम आपको बताते हैं, ये 12-13 पृष्ठों का संस्मरण है। बनारस में एक डिश बना करती, एक व्यंजन है, चूड़ा मटर कहा जाता है उसको। उसमें मटर की मात्रा ज्यादा होती है, चूड़े की कम होती है, तो वो चूड़ा मटर बहुत अच्छा बनाया करती थी। तो एक बार ऐसे ही घर में सर्दियों का दिन था और चूड़ा मटर बना हुआ था घर, तो बनारस की एक प्रसिद्ध चूड़ा मटर, वहाँ कई दुकानें जो सिर्फ चूड़ा मटर ही सर्दियों में बनाती हैं, तो शाम के समय लोग जाते हैं, चूड़ा मटर खाते हैं। ये वहाँ का कल्चर इस तरह का है। तो बनारस के प्रसिद्ध चूड़ा मटर बनाने वाले घर आए हुए थे मेरे पिताजी से मिलने के लिए, कुछ काम था, तो बस तुरंत चूड़ा मटर माँ ने बनाया ही था, तो पिताजी ने कहा कि भाई इनको भी थोड़ा टेस्ट कराओ, देखो कैसा है, क्या कहते हैं। तो पिताजी ने उनको दिया चूड़ा मटर
मैं क्या बताऊं कि वो बोल नहीं पाए, कुछ शब्द नहीं थे उनके पास। बोले माता जी आपका आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। आप बनाती कैसे हैं ये कहते हैं ना, किसी किसी को माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है, वही मेरी माता जी मिट्टी में छू दें तो वो सोना हो जाया करती थी। देखा उनसे लोग सीखने आते थे घर पर। खास मट्ठी और नमकीन बनाया करती थी, उसको सीखने के लिए लोग आते थे कि चाची जी ये कैसे बना है, माता जी ये कैसे बना है। तो आज की भाषा में कहें तो जैसे आजकल क्लाउड किचन चला करती है, बैठ करके आप कर सकते हैं काम। तो उस दौरान तो ये शब्द था ही नहीं चलन में, क्लाउड किचन कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो उन्होंने यही कहा, प्रस्ताव दिया, और बहुत बार बात तक भी कहते रहे कि माता जी आप कुछ मत करिए, आपको कहीं निकलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो सिर्फ जो है ये बनाना है और हमारे लोग आएंगे ले जाएंगे। ऐसे हमारी तैयार नहीं हुई, बोली कि परिवार की जिम्मेदारी ही इतनी ज्यादा है मेरे पास कि अब ये मेरे वश की बात नहीं है, आप जब कहेंगे तो हम आपके लिए बना देंगे, वो अलग बात। संस्मरण है मेरा, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इसमें व्यक्त की हैं, और कहानियां हैं कुछ। जैसे एक कहानी है मेरी इसमें, नीली रोशनी। जैसे ये आजकल के युवा पीढ़ी के लिए है कि जो आजकल मोबाइल की गिरफ्त में जो ये पीढ़ी आ गई है ना। जो अब इसमें एक जोड़ा है जिसकी नई शादी हुई है, तो जो पति है वो एडिक्ट है मोबाइल जी। तो शुरू में उसको समझ में नहीं आती है बात कि भाई ये क्या चीजें हैं, उसके संग टाइम नहीं स्पेंड करता है, ना लेके उसको कहीं जाता है। तो अपनी मदर इन लॉ से पूछती है कि भाई ये इनको क्या प्रॉब्लम है, तो वो पता तो था ही उनको, लेकिन वो बताती नहीं है उसको, टाल मटोल करती है। तो एक बार उस बहू की अपनी माँ से बात हो रही थी मायके, तो उसने तो वहां लोगों ने कहा कि भाई इनको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो अब आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति को मेंटली प्रिपेयर करना, क्योंकि ये लोग मानते नहीं कि एडिक्ट है ये ऐसी बीमारी होती है कि ये मानते नहीं है कि इनको ये एडिक्ट है, मोबाइल एडिक्ट है। हाँ, वो कहेंगे कि मेरा काम है, मैं काम कर। तो ये इस तरह की चीजें आती हैं, लेकिन वो जो लड़की है वो बहुत धैर्य के साथ जो है उसको मेंटली प्रिपेयर करती है, और उसको फिर एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाती है, और उसका मेडिकेशन शुरू होता है, क्योंकि मेडिसिन भी ये लोग नहीं खाते हैं, जल्दी फेंक देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। देखिए, जो सामान्य बीमारी होती है वो तो विजिबल होती है, है ना। आपको यदि डेंगू हो, फीवर हो, वो लोगों को दिखाई देगा, उसका इलाज होता है। लेकिन जो इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, या जो ये मोबाइल एडिक्शन, एंड्रॉयड एडिक्शन जो चीजें हैं, वो पहली चीज तो नया कंसेप्ट है, उसको ना तो समाज समझ पाता है और ना परिवार समझ पाता है, लोग इसको छिपाते हैं। तो इस पर मैंने ये कहानी लिखी, और अंत में उसकी जो तपस्या है वो फलीभूत होती है, और हस्बैंड को समझ में आती है ये बात, और धीरे धीरे जो है वो दूरी बना लेता है और फिर से अपने व्यापार में जुड़ जाता है। इस तरह कुछ और कहानियां हैं, जैसे तो जो शीर्षक है वही है, खामोश रंगों की आवाज। मैंने लिखा है जब कोविड का दौर आया था, ये 2020 में, 2021 में, तो बहुत सारे बच्चे थे जो 17-18 साल के थे उस समय, वो इमोशनली डिटैच हो गए थे। ये बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने देखी है उस दौरान कि कोविड तो आकर के चला गया, लेकिन वो इमोशनली डिटैच हो गए वो बच्चे, उनको लगा दुनिया समाप्त हो गई है। जबकि वो बच्चे अपने आप में मल्टी टैलेंटेड रहे, मल्टीटास्किंग थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। हुआ ये कि उनका सारा टैलेंट खत्म, एक तरह से कहें तो उन्होंने अपने वजूद को ही भुला दिया। तो ये सारी चीजें जो उस समय मैंने देखा अपने आसपास, समाज में, परिवार में, तो मैंने ऐसे ही एक बच्चे की कहानी लिखी है इसमें, और उस पर मैंने इस कहानी संग्रह का जो शीर्षक है वो भी दिया, खामोश रंगों की आवाज। तो उस बच्ची का भी इलाज होता है और बहुत समय लगता है, और 4-5 साल के बाद जो है वो बच्ची बेहतर होती है और फिर से अपनी दुनिया में लौट करके आती है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं छोटी छोटी जो आपको सोचने को बाध्य करती हैं। एक वेस्ट बंगाल में एक घटना छोटी सी घटी थी, उस पर मैंने लिखा चिप्स नहीं चुराए। ये कहानी आपको बहुत द्रवित करेगी यदि आप पढ़ेंगे। छोटा सा बच्चा 12-13 साल का अपने स्कूल से लौट रहा होता है, और उसको खाली पैकेट एक चिप्स का मिलता है किसी दुकान के आगे, उठा लेता है। तो दुकानदार को ये लगता है कि इसने चुरा लिया और उसको मारता है।
पब्लिकली भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो बच्चा घर आता है, तो घर पे भी उसको डांट और मार पड़ती है अपने माता पिता से कि तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है और तुम ऐसे जो है हमारे सोसाइटी में, मोहल्ले में तुम इस तरह से चुराओगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। तो उसकी बात नहीं सुनी जाती, वो अनहर्ड रह जाता है बच्चा की पीड़ा यही होती, किसी ने उसको सुना नहीं जी। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज जो है फैसला सड़क पे ही हो जाता है, मौत भी फैसला कर देती है। उस बच्चे को इतना मारते पीटते हैं, का छोटा बच्चा, वो अंदर से हिल जाता है वो बच्चा। और ये सत्य घटना पर आधारित, ये वेस्ट बंगाल की घटना थी, उस पर मैंने लिखा है। और होता ये है कि वो रात में अपने कमरे में जाता है और अपना बैग खोलता है और एक कुछ पंक्तियां लिखता है, सो जाता है। सुबह होती माँ उसको आती है उठाने के लिए कि उठो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? उठता नहीं है, सुसाइड कर लिया उस बच्चे। तो अब जो है रिपोर्ट की जाती है, सीसीटीवी खंगाला जाता है, तो पता चलता है कि उस बच्चे ने चोरी नहीं की थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखिए समाज में, परिवार में घटित होती हैं जहाँ बच्चे अनहर्ड रह जाते हैं, उन्हें सुना नहीं जाता है। और यदि हम सुन लेते तो उस बच्चे की जिंदगी बच जाती। तो ऐसे ही छोटी छोटी घटनाएं हैं। और जैसा कि आपने अभी पूछा भी था कि आप कैसे ये निर्णय लेती हैं कि कोई प्लॉट या कोई घटना कैसे वो कहानी के रूप में परिवर्तित होगी, कैसे कविता के रूप में, कैसे संस्मरण के रूप में। तो देखिए, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, रचनाकार कोई प्रयास नहीं करता है, उसको किस रूप में आकार पाना है वो अपने आप हो जाता है। जैसे मैंने कभी प्रयास नहीं किया कि मुझे आज ये कहानी लिखनी है, ये कविता लिखनी है, अपने आप बस कागज उठाया, कलम चलने लगती है, तो अब वो कुछ कहानी के रूप में आ जाता है, तो कभी कविता के रूप में आ जाता है, तो कभी संस्मरण के रूप में आकार पा लेता है। और ये बहुत ही स्वाभाविक होता है। जब आप प्रयास यदि करके कोई चीज लिखेंगे तो फिर उसमें स्वाभाविकता नहीं होती है कि आप सोचें कि नहीं आज तो मुझे ये जो है कविता लिखनी है, कहानी लिखनी है, संस्मरण लिखना है, तो वो सही रचना धर्मिता है ही नहीं। इसका मतलब आप केवल सायास काम कर रहे हैं। देखिए, आप नागार्जुन को पढ़िए, प्रेमचंद को पढ़िए, तो आप प्रेमचंद को यदि पढ़ेंगे तो वो कभी आपको लगेगा नहीं कि वो कहानी लिख रहे हैं या उपन्यास लिख रहे हैं, वो लगेगा कि वो आपसे बात कर रहे हैं। अब आप उनकी कहानी नमक का दरोगा पढ़ लीजिए, चाहे उनके दूसरे उपन्यास गोदान पढ़िए, गबन पढ़िए, तो आप इतने मोटे मोटे उपन्यास है देखिए, लेकिन आपको लगेगा कि ये कुछ लिख तो रहे ही नहीं है, ये तो आपकी बात कर रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। इसी उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और उनके तो आप देखिए कि दुनिया की हर भाषा में उनकी कहानी और उपन्यास का अनुवाद हुआ है, पूरी दुनिया में उनको वर्ल्ड वाइड पढ़ा जाता है और आज भी वो प्रासंगिक है, क्योंकि वो हमारी आपकी बात कर रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं। ये लेखन है। देखिए, जैसे कवि है विनोद कुमार शुक्ल जी, अभी कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है, 90 वर्ष के ऊपर थे। तो मैंने इन पे 1990 में काम किया है और उस समय ये स्थापित थे। उसी समय मैंने 1990 में इन पर काम किया है। और भोपाल में कोई कार्यक्रम था, मैं गई थी वहां पर, तो इनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने कहा कि मैं आपके ऊपर काम कर रही हूँ, शोध कर रही हूँ। तो बोले, आप मेरे ऊपर शोध कर रही हैं? बहुत सहज, आपके सामने खड़े होंगे तो आप कह नहीं सकते कि विनोद जी हैं। ये बड़ा आश्चर्य होगा आपको, इतने सीधे, विनम्र, सरल। तो मैंने कहा उनसे कि आप कुछ बताइए अपने बारे में। तो बोले, आप पढ़िए। जवाब दिया उन्होंने इसको हम लोग सेल्फ स्टडी कहते हैं कि आप स्वाध्याय करिए, आप पढ़िए। उन्होंने और कुछ नहीं कहा कि मैं क्या बताऊं, और ये कुछ नहीं, बोले आप पढ़ो। मैं समझ गई। तो मैंने इन पर काम किया है। इनकी बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, जैसे आप देखेंगे नौकर की कमीज है, दुनिया भर में कराई जा रही है। एक कविता इनकी, मैं 2-3 पंक्ति आपको, अभी आएगा प्रसंग आगे तो मैं इसको बताऊंगी। तो ये कुल मिला के इस तरह से देखिए, जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि कोई भी घटना अपने अनुसार आकार लेती है। अब वो कहानी बनेगी, कविता बनेगी या संस्मरण बनेगी, ये वो स्वयं तय करता, ये रचनाकार तय नहीं कर सकता है। तो ये चीज है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आलोचनात्मक किताब है, जब उसकी बात करूं, समकालीन हिंदी कविता की भाषित संरचना, हम लिखते समय समकालीन हिंदी कविता के बारे में आपके कौन कौन से नए दृष्टिकोण आपको मिले, हम इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए, हम अभी जो बात कर रहे थे विनोद जी के बारे में, मैंने कहा था कि अभी प्रसंगवश उनकी चर्चा होगी ही। राइट। तब मैं इस विषय पर काम कर रही थी, समकालीन हिंदी कविता की भाषिक संरचना। देखिए, समकालीन जो शब्द है ये बहुत व्यापक है। देखिए, कबीर भी समकालीन है, तुलसीदास जी भी समकालीन है, कालिदास भी समकालीन है, जबकि हजारों साल पहले। तुलसीदास जी 500 साल पहले थे, कबीरदास जी, सूरदास जी, ये सब उसी दौर मध्यकाल के थे। ये सब समकालीन, मतलब जो लेखन आपको हमेशा कुछ देता रहे। अब देखिए, वाल्मीकि रामायण क्या समकालीन नहीं? वाल्मीकि रचित रामायण जो संस्कृत में लिखी गई है, तो क्या ये समकालीन नहीं है? ये भी तो समकालीन है। और आप देखिए कितने मॉडिफिकेशन इसके आते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो लिख दिया गया है हजारों साल पहले बस वो वहीं पर फ्रीज हो गया हो, ऐसा नहीं है। देखिए, विभिन्न दृष्टिकोण से, विभिन्न पहलुओं से आप देखिए तो आपको कैसे जीवन जीना है, आपके जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, आपको जीवन कैसे जीना है, लाइफ स्टाइल, ये सब वहां आपको मिलेगी। सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। कालिदास को आप पढ़ते हैं, मेघदूत पढ़ लीजिए आप। ये क्या है? जो व्हाट्सएप का जो मैसेंजर है वही तो मेघदूत है ना? आप पढ़ा होगा, आपने देखा होगा इसको। तो जो आज हम लोग मैसेंजर यूज करते हैं या व्हाट्सएप जो वीडियो कॉल हो रहा है, तो ये देखिए उन्होंने कब लिख दिया था? कालिदास जी ने। सोचिए, आज से 1500 साल पहले। तो ये समकालीन है कि नहीं? मेघ है, मेघ के माध्यम से यक्ष और यक्षिणी जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, देखिए, है ना? तो ये सारी चीजें आप तुलसीदास जी को पढ़िए तो ये समकालीन जो है आज भी है। वही प्रश्न ये उठता है कि जब वाल्मीकि रामायण संस्कृत में थी तो क्या आवश्यकता थी अवधि में लिखे जाने की? रामचरितमानस है तो वही चीज, लेकिन बहुत अंतर। देखिए वाल्मीकि जी समकालीन थे, ठीक है, और तुलसीदास जी भक्त थे, है ना? कवि नहीं थे, वो भक्त थे, तो पर्याप्त अंतर है। देखिए, भक्त का अपने आराध्य के प्रति दृष्टिकोण अलग होता है, और एक बहुत बड़ा त्रिकालदर्शी जो ऋषि होगा वो समकालीन एक राजा को देख रहा है, एक राजकुमार को देख रहा है, उसके पूरे जीवन को देख रहा है, तो उसका दृष्टिकोण अलग होगा। उन्होंने वही लिखा है जो उन्होंने देखा। और जब एक भक्त अपने आराध्य की बात करता है तो उस भक्त के नजरिए से करता है, तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ जाती हैं। तो देखिए, अब जैसे हम इस पुस्तक पर ही आए, तो जब मैंने इस पर काम शुरू किया तो प्रश्न मेरे संग वही उठा कि समकालीन कविता, तो समकालीन कविता है क्या? भाई, ऐसी कविता जो आपको आगे भी कुछ न कुछ देती रहे, जब आप उठा करके पढ़ें। और इसीलिए मैंने इन महान कवियों का नाम लिया, नाम उल्लेख किया कि जो है ये आज भी समकालीन, आज भी आप पढ़ेंगे तो वही रसास्वादन आपको महसूस होगा, अनुभव होगा। अब बात आती है भाषा की, इस समकालीन कविता की भाषिक संरचना। देखिए, कविता अब वह नहीं है, वो गद्य हो गई है। कविता में उस तरह के छंद का प्रयोग अब नहीं होता। ये निराला के समय से ही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के समय से ही उन्होंने, बल्कि कहना चाहिए वही पुरोधा थे, छंद विहीन, छंद मुक्त कविता लिखा उन्होंने, तो बीज वपन उन्होंने किया। और आज हम देखते हैं कि इतने सालों के बाद जो है आज जो कविता है वो गद्य की कविता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर अंतर्निहित लय, उस लय से ही वो कविता बनती है, वो छंद विधान अब नहीं। तो मैंने इस पर जब काम किया तो 3-4 पीढ़ी के कवियों और रचनाकारों पर मुझे काम करना। तो जैसा कि मैंने अभी कहा था, विनोद कुमार शुक्ल जी, जिनके ऊपर मैंने 1990 में काम करना शुरू किया था, तो उनकी एक कविता है, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे। देखिए, इस कविता को आप सुनिएगा, कुछ है नहीं इस कविता में, बिल्कुल आपको लगेगा बहुत सरल सीधी कविता है, सहज भाषा में, कहीं कोई बाजीगरी नहीं, कोई चमत्कार नहीं भाषा में, और आप देखेंगे कि सपाट शब्दों में कही गई है, लेकिन बहुत बड़ी बात। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने जाऊंगा, उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा, कुछ तैरूंगा और डूब जाऊं। पहाड़, टीले, चट्टाने, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव गांव, जंगल, गलियां जाऊंगा। अब देखिए, यदि आप इस कविता को देखें तो इसमें ऐसा क्या है बताइए? कोई चमत्कार नहीं है भाषा का, कोई बाजीगरी नहीं है, कोई ऐसा भारी शब्द नहीं है, लेकिन कविता का भाव देखिए कितना व्यापक है, और ये विनोद कुमार शुक्ल जी ही कर सकते हैं।
या नागार्जुन कर सकते हैं, प्रेमचंद कर सकते हैं अपनी कहानियों, या प्रसाद कर सकते हैं अपने कहानियों में, उपन्यास में, एकांकी में, कविताओं। तो अभी हम देखें तो आज के समय में, और ये तो 3 पीढ़ी से लिखते चले आ रहे हैं ना, जैसे कवि और हैं राजेश जोशी जी, तो उनकी भी कविता है कि एक दिन बोलेंगे पेड़, पेड़ों ने कहा था, कभी नहीं कहा था कि हम पर रंदा चलाओ, हमारे ठाल को छीलो और घर में फर्नीचर बना करके सजाओ। देखिए कितनी सहज सरल भाषा में बात कही जा रही है। ऐसे ही कुछ पंक्तियां हैं कि मैंने अपने बच्चे से जाने दुनिया के तमाम रोग, बहुत छोटी कविता है ये, मैं 2 ही पंक्ति बता रही कि मैंने अपने बच्चे से जाने दुनिया के तमाम रोग, बच्चे की किलकारी से जाना रोना, हंसना, खिलखिलाना। तो ये बहुत सरल सहज कविताएं हैं और मैंने इस संग्रह में जो है इन्हीं पर काम किया है और लगभग 4 पीढ़ी के कवियों को इसमें समेटा है, रचनाकारों को और उनकी कविताओं को समेटा है इसमें। जैसे केदारनाथ सिंह जी की एक कविता है, पूछो चाहे जितनी बार पूछना पड़े गाड़ी कितनी लेट, है ना, स्वाभाविक जब गाड़ी है आपका जो है फ्लाइट है लेट होती है तो बार बार आप स्टेटस चेक करते हैं, बार बार पूछते हैं कि भाई क्या स्टेटस है। तो ये जो कविताएं हैं आपको सोचने को बाध्य करती है कि आज कविता कितनी सरलता से बड़ी बात को कह रहे। तो इन सारी चीजों को मैंने समेटा है इसमें, और इस पुस्तक को भी लोगों ने खास करके जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, उन्हें बहुत पसंद किया है, क्योंकि एक पुस्तक के अंदर 4 पीढ़ी के रचनाकारों को समेटना बहुत कठिन काम होता है उनकी रचनाओं के साथ। तो मुझे अच्छा लगता है जब जो है ये स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो है ये तो बहुत अच्छी पुस्तक है हमारे काम के लिए, और हमें तो सारी चीजें एक ही साथ मिल जा रही हैं इसमें। और मेरी रेफरेंस लिस्ट भी आप देखेंगे, जो संदर्भ सूची होती है वो भी बहुत लंबी है, इसमें बहुत काम किया और बहुत सारी लाइब्रेरीज देखी गई, बैठ करके घंटों काम किया गया, सारे कलेक्शन जुटाए गए, काव्य संग्रह लिए गए, तो ये किताब के रूप में चीज सामने आई और जो है लोगों ने इसको बहुत स्नेह दिया है। I'm moving to the next question. वो पावरफुल टर्निंग पॉइंट जो था, आपने एक बच्चे को ढाबे पर ठंड में काम करते हुए देखा, देन बच्चे को काम से निकाला, स्कूल में दाखिला दिला, बाल श्रम और शिक्षा के प्रति आपका जो दृष्टिकोण था किस तरह वो बदला, और क्या क्या फिर आपने आगे फिर आपकी पोएम्स में अगर मैं बोलूं तो वो राइटिंग का जो सेंटर था ऑन चाइल्ड लेबर या मार्जिनल चिल्ड्रंस की जब मैं बात करूं, बाल श्रम की जब मैं बात करूं, तो उस विषय में जब लिखते समय आपके मन में बार बार कौन सी वो भावनाएं थी, चित्र थे, और वो क्या वो दौर था या क्या वो सिचुएशंस थी, मैम इसके बारे में प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कहना चाहिए मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट ही था, क्योंकि इसके पहले मैं अध्यापन से तो जुड़ी ही थी, पर इस में कि समाज के प्रति कुछ करना है ये दिमाग में आई नहीं थी बात उस समय तक। ये लगभग 20 वर्ष पुरानी ये घटना है। हम लोग कहीं जा रहे थे तो एक ढाबा था, हम लोग रास्ते में रुके कि ढाबे का खाना आप जानते हैं कि कितना स्वादिष्ट होता है। लगता ही गया देख करके कि भाई थोड़ा सा जो है रिफ्रेश हो लिया जाए कुछ। तो हम लोग गए थे और ठंड का दिन था, ऐसे जनवरी का महीना था, और ये छोटा सा बच्चा लगभग 8 साल 10 साल का रहा होगा, और नाम मात्र के कपड़े उसके शरीर पर, सोचिए शर्ट थी उसमें बटन भी नहीं था और कुछ नहीं पहना था उसने, और इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में वो बर्तन धो रहा था टब में डाल के। भोजन करने से ज्यादा ध्यान मेरा उस बच्चे पर जा रहा था। भोजन कर लिया गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस बच्चे के बारे में पता किया ढाबा मालिक से, तो उन्होंने बताया कि इसके माता पिता नहीं है, जो है मृत्यु हो गई है इनकी, और जो परिवार के लोग थे वो जो है यहाँ उसको दे गए कि काम करेगा ये। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बात रखी जाए, तो मैंने कहा कि इस बच्चे को जो मैं ले जाना चाहती हूँ, इसकी शिक्षा दीक्षा और जो है जो भी इसके लिए हो पाएगा। तो पहले तो उसने ना नुकुर किया, मना किया कि अरे मैडम जी आप एक ले जाएंगे हमारे यहाँ और दूसरे 2 आ जाएंगे। बराबर है, एकदम सही चीज है। आप किस किस का उद्धार करेंगे? आप यदि ये सोच रही हैं कि इसको आप यहाँ से ले जाएंगे तो अगले दिन आप देखेंगे कि 2 ऐसे ही बच्चे आपको मिलेंगे। तो मैंने कहा शुरुआत तो करनी पड़ेगी।
तो कहना चाहिए यही टर्निंग पॉइंट था और फिर मैं उस बच्चे को लेकर के आई और उसका जो है एडमिशन कराया। दिक्कत आई क्योंकि उसने कुछ शुरुआत की ही कुछ कक्षाएं पढ़ी थी और फिर उसकी पढ़ाई छूट गई थी। तो वो भी मुझसे हो सकता था, मैंने किया, ट्यूटर लगाया, स्कूल में एडमिशन कराया, कोचिंग कराया, खुद भी थोड़ा उसको समय मिलता था, मैं पढ़ाती थी। तो बच्चा अच्छा था पढ़ने में, पढ़ लिख करके जो है वो नौकरी में भी आ गया, अब तो बड़ा हो गया है। तो इस तरह से जो है एक तरह से ये टर्निंग पॉइंट था। होता है ना कि जीवन में आपके कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती है कि आप जो है जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं आपकी। तो वहीं से मैंने अपने जो प्राथमिकताएं थी उसको बदलना शुरू किया। अपनी जो आवश्यकताएं थी, आवश्यकताएं तो ठीक है कहना, बल्कि जो लग्जूरियस लाइफ होती जिसे हम कहें, जो अब आवश्यकता बन गई है लोगों की, तो उस दौर में तो चूंकि अब ये पुरानी बात है तो उतनी लग्जरी तो नहीं कहा जा सकता है। तो मैंने अपनी आवश्यकताओं को, प्राथमिकताओं को नियंत्रित करना शुरू किया कि अपनी जो मेरी जो सैलरी है उसका 5 से 10% भी यदि मैं लगाती हूँ बच्चों पर, इनकी शिक्षा में, उनके पुनर्वास में, तो बहुत कुछ किया जा सकता है आगे। तो ये बच्चा या इसके जैसे और भी बच्चे जिनकी शिक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, उनको पढ़ा रही हूँ, और कुछ ऐसी बेटियां हैं समाज में जो वंचित वर्ग से आती हैं, जिनके विवाह में दिक्कत आती है और माता पिता के पास उतना धन नहीं होता कि विवाह कर पाए उन बच्चियों का, तो उनको भी मैं सहयोग करती हूँ। और ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो सकारात्मक अंतर आएगा ही। वो पहले तो जो है देखिए, जब ये काम मैंने शुरू किया तो परिवार में भी विरोध हुआ। स्वाभाविक बात है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इन चीजों को। समय का जो समय था, 20 साल पुराना जो समय था, 25 साल, तो लोग बात भी नहीं करते थे। एक्सेप्ट करना तो दूर की बात, ऐसे बच्चों पर चर्चा करना और उनकी समस्या को समझना एज अ ह्यूमन नहीं था। तो विरोध तो हुआ ही कि मतलब आगे कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप यदि ईमानदारी से काम करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर आपके साथ रहेंगे। तो ईश्वर की कृपा रही कि जो है ये इस बच्चे ने मुझे एक जीवन की एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। तो समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ती चली गई और लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी, और जिसको भी पता चलता है। हालांकि मैं अभी कोई ऐसा बहुत व्यवस्थित रूप से नहीं करती हूँ, मैंने जैसे बताया भी था, कोई एनजीओ नहीं है, कुछ ऐसा कोई समूह या संस्था नहीं है। लोग मिलकर के ही आवश्यकता अनुसार समाज में मदद करते रहते हैं। जहां जिसको पता चल गया, अब जैसे सर्दी है तो कंबल वितरण कर दिया, सड़क के किनारे लोग सोए हैं, 10 कंबल ले गए, सोते हैं, उनके ऊपर डाल दिया। मतलब ऐसा कोई लाइमलाइट वाला मैंने आज तक कोई काम नहीं किया कि एक फोटोग्राफर या कैमरामैन लेकर के या किसी पत्रकार को लेकर के हम जाएं और फोटो खींच करके फिर उसको अगले दिन समाचार पत्र डाले। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। ऐसी बहुत सारी जैन समाज की संस्थाएं हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वो मुझसे पूछते भी हैं कि मैडम आप जो है ये इसको रिफंड ले सकते हैं, आप इतनी हैवी आप धनराशि आप देती हैं बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, भोजन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए। बहुत सारी संस्थाएं जैन समाज की। तो एक अभी 15 दिन ही पहले संस्था से फोन आया कि मैडम अभी आपको रसीद नहीं भेजी गई है और आप कहें तो आप भेज दिया जाए तो आप इसको रिफंड कर सकते। तो मैंने कहा फिर डोनेशन जो आप कह रहे हैं, हालांकि मैं इसको डोनेशन नहीं कहती, मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता, बड़ा नकारात्मक सा लगता है कि हम लोग की हैसियत क्या है कि हम डोनेट करें। ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है माध्यम के रूप में कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और करने के बाद आप उसको रिफंड ले लेते हैं, तो मतलब क्या हुआ उसका। तो मैं मना कर देती हूँ कि ये छोटी सी भेंट है, उपहार स्वरूप है उन बच्चों के लिए। जैसे हमारे समाज में जैन समाज है तो जो तीर्थ स्थल है, ऐसे बहुत सारे परिवार देखिए होते हैं गरीब की, अब वो यात्रा करना चाहते हैं तीर्थ स्थलों की, पर धनराशि, तो हम लोग उनको उस फंड में फंड बना हुआ उसमें डालते हैं। जैसे तुकारा जी की यात्रा है तो शिखर जी की यात्रा है, इस तरह से। तो हम लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से उसमें धनराशि डाल देती हूँ कि जो भी कोई इच्छुक होगा वो जा करके तीर्थ यात्रा कर ले। तो इस तरह से देखिए मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे हमारे परिवार में भी लोग कहते हैं कि जब आप इतना सब कुछ करती हैं तो आपको लोगों को बताना चाहिए। तो
मुझे हंसी आती है, किसको बताना है किसको बताना है, आप ये बताइए। मतलब हमारे जैन समाज में देखिए ये मैंने अपने घर में ही सुना है कि यदि दायां हाथ दान दे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पिताजी कहते हैं ना, दायां हाथ आपका दान दे रहा है तो बायां हाथ को भी नहीं मालूम चलना चाहिए कि आपने दान दिया। अपने परिवार में देखते हैं, अपने भाइयों को, बड़े भाई हैं, वो लाखों दान दे करके आ जाते हैं और चू भी नहीं कहते, पता ही नहीं चलता किसी को। वो तो कभी समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा पता चल गया तो चल गया, उनके अपने घर में भी नहीं मालूम चलता है कि आज उनके पापा जी ये दान दे करके आए। आप सोचिए, तो ये मेरे स्वभाव के एकदम विपरीत है कि आप किसी के लिए कुछ करें और उसको बताएं। तो बस ऐसे ही बस काम हो रहा है और ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी और बड़े स्तर पर मैं काम करना चाहूँ। डेफिनेटली ऐसे मौके जरूर आएंगे और आपको और भी लोग जानेंगे जी। इसी से रिलेटेड। मैम, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। अपने शिक्षा का उद्देश्य समझाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है, और जब मैं बोलूं कि 20-25 साल के जो रहते हैं, सतत मार्गदर्शन आप उनका करती हैं, कई छात्राओं को अच्छी नौकरी या स्वरोजगार तक आपने पहुंचाया है, आपने हेल्प किया, उनको गाइड किया है। सो ऐसा कोई वाकया आप शेयर करना चाहें किसी बच्चे का, किसी बच्ची का, और क्या था, क्या कठिनाइयां वो झेल रहा था और आपने कैसे उसको गाइड किया और कितने अच्छे तरीके से उसने आपके गाइडेंस को सुना, अमल किया और आज अच्छे मुकाम पे है। बिना नाम लिए चलेगा मैम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं मुझे थोड़ा सा असहज लगता है किसी का नाम उल्लेख करना, राइट, उसके सम्मान को बचाए रखना बहुत जरूरी है। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। ये चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो एक पंक्ति प्रेरित करती है, अब वो भव, ये जो पंक्ति है इसका अर्थ ये है कि अपने दीपक स्वयं बनो, है ना। अप दीपो भव, अपने दीपक, अपना प्रकाश स्वयं बनो। देखिए, जब तक आपके मन में ये बात आएगी नहीं तब तक हम आपको कितना भी समझा ले ऊपर से निकल जाएगा यही जो है संग होता है कि अब आप देखिए, कक्षा में 70-80 बच्चे बैठे हुए हैं, मान लीजिए पीजी की क्लास चल रही है, यूजी की क्लास चल रही है, बीए के बच्चे हैं, एमए के बच्चे हैं, तो आप देखेंगे कि कोई बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट है, उसी कोई सिर्फ फर्स्ट आ गया, कोई सेकंड आ गया, कोई थर्ड आ गया, 2 बच्चे फेल भी हो गए। तो अब एज अ टीचर तो मैं सबको एक ही तरह से पढ़ा रही हूँ, लेकिन सब अपने संस्कार के हिसाब से उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। उनका परिवेश अलग है, उनकी पृष्ठभूमि अलग है, उनकी भाषा अलग है, सब कुछ अलग। एक छोटा सा भारत वहां बैठा है क्लास के अंदर, तो से आते हैं बच्चे। मैं प्रयागराज में हूँ तो कोई पता चलता है कोई बनारस से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई जौनपुर से आ रहा है, आसपास के जिलों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो अब उनको उनकी मानसिकता को ध्यान में रख करके, उनकी पृष्ठभूमि को, उनके संस्कार को, उनकी भाषा को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें पढ़ाना होता है। हम बहुत विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, कई भाषाओं का ज्ञान है, लेकिन मेरी बात यदि उस विद्यार्थी तक कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है तो मेरी शिक्षा व्यर्थ। हम अपनी विद्वता कक्षा में साबित करके क्या कर लेंगे तो शिक्षा का देखिए यही उद्देश्य है कि आपकी बात को इस तरह से आप कहें कि हर बच्चे तक वो बात पहुंच जाए। तो आपको उस तरह से शिक्षा को उस रूप में लेना है। और देखिए, आप देखते भी हैं कि इंटर के बाद तो वैसे भी जो है कन्वर्सेशन आधारित शिक्षा होती है ना। वार्तालाप, यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे कि वार्तालाप आधारित शिक्षा, बच्चों से सीखते हैं, बच्चे हमसे सीखते हैं, ये एकालाप नहीं रह जाता है। एकालाप से आशय है कि सिर्फ मैं 1 घंटा बोलूंगी क्लास में, बच्चे सुने, ये खत्म हो जाती चीजें यूनिवर्सिटीज में आकर के कि मैं बच्चों से सीखती हूँ, अपने विद्यार्थियों से कुछ ना कुछ, और बच्चे मुझसे कुछ सीखते हैं। तो ये इस तरह से शिक्षा चलती है। अब आपने एक बात कहा कि जो है कोई ऐसी कोई घटना जिसमें बताया जाए कि उसने कोई मुकाम हासिल किया, है ना। जैसे कुछ बच्चों, देखिए अब आपको बताना जरूरी है कि बच्चों की काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होता है ना। मैं अपने कॉलेज में काउंसलर भी हूँ, वो रोजगार की दिशा में हो या एक सामान्य काउंसलिंग हो। कई बार बच्चे आते हैं, इंटर के बाद आते हैं तो 18 साल की उम्र होती है, इंटर के बाद आते हैं हमारे यहाँ बच्चे, तो कहते हैं कि मैडम समझ में नहीं आ रहा क्या विषय, है ना। अब सोचिए, बच्चा इंटर कर चुका, उसको यही नहीं पता है कि उसको करना क्या है।
हाँ, और कहेगा कि जो है घर में पिताजी कह रहे हैं कि तुम साइंस लेके पढ़ो, साइंस का स्कोप अच्छा है, आर्ट्स का तो कुछ है ही नहीं। तो उसको मुझे काउंसलिंग करनी पड़ती है कि बेटा विषय से कुछ नहीं होता है, आप किसी एक चीज पर फोकस करो, किसी एक विषय को लो और उसी में डीपली चले जाओ, राइट, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। किसी विषय के अंदर ये नहीं लिखा है कि आप ये विषय पढ़ेंगे तो टॉप पर चले जाएंगे और ये विषय पढ़ेंगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा या आप स्वरोजगार नहीं कर पाएंगे। राइट, तो एक छात्रा की मैं चर्चा करना चाहूंगी, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि कोई ऐसी घटना या कोई ऐसे स्टूडेंट। प्लीज प्लीज। तो छात्रा थी मेरी और वो 5 बहनें थी। तो एक दिन मेरे पास आई और उसने कहा कि मैडम मुझे पुलिस सेवा में जाना है। गुड। मैंने कहा बिल्कुल जाओ। तो बोली मुझे पता ही नहीं करना क्या है। तो मैंने कहा कि मैं बताऊंगी तुम्हें क्या। तो उसने घर जाके बताया होगा। उसके माता पिता तैयार नहीं हुए कि भाई अभी पुलिस सेवा में कैसे जाएगी, इतनी कठिन ट्रेनिंग होती है। और तो मैंने कहा अच्छा पेरेंट्स को बुला के लाई 2 दिन के बाद। तो मैंने उनकी काउंसलिंग, कई बार स्टूडेंट से ज्यादा तो पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा करना कुछ चाह रहा है और पेरेंट्स कराना कुछ चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे समाज में बहुत जड़ तक चली गई है। और आप देखिए कितने दुष्परिणाम आते हैं, तमाम आईटीज में आप देखते हैं बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बच्चा पढ़ना कुछ चाह रहा है और पढ़ा कुछ और रहे हैं, लोन लेके पूरा जमीन खेत खलिहान बेच के पढ़ा रहे हैं उसको। राइट। और मुझे कहीं और है। तो अभी हम लोगों ने एक वर्कशॉप भी कराई थी अपने संस्थान में कि पेरेंट्स की काउंसलिंग जरूरी है। हर पेरेंट्स चाह रहा है उसका उनका बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई चाहता है साइंटिस्ट बने, कोई चाहता है कि वो चित्रकार बने, पेंटर, फोटोग्राफी में जाए, कोई चाहता है? बहुत कम। कोई नहीं चाहता है। तो अभी देखिए जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटीज में और दूसरे भी यूनिवर्सिटीज में कई, आप जानते होंगे कि कई बोर्ड्स होते हैं, वो बोर्ड से ही संचालन होता है यूनिवर्सिटीज का, तो मैं उसमें मेंबर हूँ। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे जो कार्यक्रम शुरू कराए कि एक जो रेगुलर डिग्री कोर्सेज होते हैं वो तो है ही, जैसे साल 2 साल के, जैसे फोटोग्राफी के कोर्सेज हो गए, फूड एंड न्यूट्रिशन के छोटे कोर्सेज साल भर के, साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, ब्यूटी एंड वेलनेस से रिलेटेड कोर्सेज, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड कोर्सेज, योग से संबंधित, तो इन पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। अब लड़कियां हैं तो वो इस तरह के कोर्सेज करके अपने घर में ही एकेडमी खोल सकती है। एक छात्रा उसने खोला, उसने योग का कोर्स किया 2 साल का, डिप्लोमा कोर्स किया और अपने घर में ही उसने योग की एकेडमी खोली और ईश्वर की कृपा है कि अच्छी चल रही है। तो देखिए स्वरोजगार कर रहे हैं बच्चे इस तरह से, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है कि चलिए मेरी भाषा से, मेरे कृतित्व से कहीं बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आ रहे। तो ये सारी चीजें हैं। और जिस बच्ची की मैं बात कर रही थी, तो फिर उसने तैयारी किया, उस बच्ची ने पुलिस सेवा की तैयारी किया और सेकंड चांस मतलब दूसरे प्रयास में उसने उसको निकाल लिया। और जब वो में बाहर, चूंकि उसकी पोस्टिंग है, तो जब वो आती है प्रयागराज तो मिलने के लिए जरूर आती है कि कि मैडम आपने मेरे पेरेंट्स की काउंसलिंग की और मेरी काउंसलिंग की, मुझे रास्ता दिखाया और आज मैं इतने अच्छे सैलरी पर काम कर रही। तो बच्चों का ये कहना ही जो है मेरे लिए एक जिम्मेदारी का एहसास लेके आता है कि जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो फिर आगे तो रास्ता और सरल ही हो रहा है। और जो परिवर्तन मैंने देखा है, देखिए इन 30-35 वर्षों में, तो अब क्या है कि बच्चों के अंदर, शिक्षार्थियों के अंदर अपने लक्ष्य को लेकर के कहना चाहिए क्लियर विजन है, जिसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टिकोण है। उनकी काउंसलिंग जरूरी होती है बस। तो हम लोग समय समय पे संगोष्ठी और वर्कशॉप कराते हैं जिससे कि वो उनको मदद मिलती है। और एक कहना चाहिए कि जैसे पूरा छात्र सम्मेलन कराते हैं, तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं या हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं, उनको यूनिवर्सिटी सम्मान करती है। उसके लिए वो दीक्षांत समारोह होता है, तो उन बच्चों को हम लोग वहां से बुलाते हैं और वो बच्चे अपना अनुभव बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, वर्कशॉप हम लोग कराते हैं। जैसे पूरा छात्र एल्यूमिनाई मीट करा दिया, तो उसमें जितने भी 15, 20, 25 साल पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, तो विभिन्न जगहों पर हैं, तो उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं वहां से, क्योंकि हर छात्र तो नहीं होगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या अच्छी नौकरी में है, लेकिन हर बैच में
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, है ना? 5 से 10 बच्चे, यदि आपके यहाँ 2000 3000 की संख्या है, तो 5 से 10 बच्चे आपके टॉपर होते हैं उसमें, जो या तो स्वरोजगार कर रहे होते हैं या फिर अच्छी नौकरियों में अच्छे पैकेज पर काम कर रहे होते हैं। तो उन बच्चों को हम लोग वहां से बुलाते हैं और वो अपने अनुभव शेयर करते हैं, उनको बताते हैं, तो उसका भी लाभ प्राप्त होता है। तो जो मैंने जो एक गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन देखा, वो यह था कि अब विजन क्लियर है। जैसे निरुद्देश्य शिक्षा से स्वोद्देश्य शिक्षा की ओर मैंने देखा कि जहाँ पहले निरुद्देश्य शिक्षा थी कि बस पढ़ना है, और अब एक उद्देश्यपूर्ण शिक्षा है कि उनको स्पष्ट है कि हमें क्या करना है। बस उनको आपको एक टॉर्च बेयरर की तरह रास्ता दिखाना है कि उनको आप बताइए कि तुमको कैसे, किस तरह से आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य पर। वो करते हैं काम। तो इस तरह की यात्रा रही। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक्नॉलेजमेंट की बात करूं, आपको लंदन बुक ऑफ अवार्ड जो है, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वुमेन आइकॉन अवार्ड और कई राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। सो वो आपके लिए वो क्षण, वो पल कैसा था, और नई जिम्मेदारियां, वो मान्यता प्राप्त करने के बाद वो क्षण कैसे एक्नॉलेज अपन को अब लोग जान रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वो क्या क्षण थे, वो क्या पल थे, हम प्लीज शेयर करें। जी, देखिए, जब आपको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाती है, आपकी एक पहचान बननी शुरू हो जाती है। जब तक पहचान नहीं है तब तक आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। लेकिन जब आपको पुरस्कार या सम्मान प्राप्त होने लगता है, तो आपकी जिम्मेदारी वहीं से बढ़ जाती है। जैसे कहते हैं ना, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, है ना? जैसे आप देखिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में जैसे वीसी है, तो जब हम लोग स्टूडेंट थे तो लगता था वीसी के पास तो कोई काम होता नहीं है ना? उन्हें तो क्लास पढ़ानी भी नहीं होती है, क्योंकि मालूम नहीं था कि क्या करना होता है। आज मैं जब स्वयं विभिन्न समितियों में हूँ, साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ और विश्वविद्यालय की विभिन्न बोर्ड्स में हूँ, तो मैं बखूबी इन चीजों को समझती हूँ। और जब पुरस्कार की बात आती है और सम्मान की बात आती है, तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास हो जाती है। समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं आपसे जुड़ी हैं। जिस चीज के लिए आपको लोगों ने सम्मानित किया है, इसका मतलब है कि आपको काम और बेहतर करना है। तो ये चीजें हैं। तो बस मेरा भी यही प्रयास होता है कि बेहतर से बेहतर काम किया जाए। और मैं समझती हूँ कि जहाँ चाह वहाँ राह, है ना? जहाँ एक्सक्यूजेस करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाए, और जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ विभिन्न बाधाएं, विपत्ति आएगी, विघ्न आए, लेकिन आप उन सब को पार करके आगे बढ़ते चले जाए। तो बस मेरा भी यही जो है, मेरी भी यही सोच है कि कितने भी विघ्न आए, बाधाएं आए, काम तो करना ही और अच्छे से करना है, बेहतर तरीके से करना है। तो जैसे जैसे सम्मान मिलते जा रहे हैं और जिम्मेदारी भी बड़ी होती चली जा रही है, लेखन भी लोग अपेक्षा रखते हैं कि और ये पढ़ा तो और इससे बेहतर अब होना ये चीजें। मैम, मैं अगला सवाल आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा। एक महिला लेखिका और अकादमिक के रूप में शुरुआती वर्षों में आपको किन किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और आपने स्वाभाविक और अपनी आवाज को कैसे स्थापित किया, कैसे एस्टैब्लिश किया? मैम, इसके बारे में प्लीज बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, जब मैंने लिखना शुरू किया तो बहुत सारी चुनौतियां थी उस समय। जैसा कि मेरा जो कंटेंट होता था वो बाल श्रम पर था, बाद में बच्चों की समस्याओं पर था, या स्त्रियों की पीड़ा या उनकी समस्या पर। वो अब मैं नाम नहीं लूंगी, प्रतिष्ठित प्रकाशक थे, मैं उनके पास गई अपनी ये सब रचनाएं लेकर के, तो उन्होंने देखा और एक तरफ रख दिया कि मैडम, आप इस तरह की इतनी क्रांतिकारी रचनाएं लिख रही हैं, क्रांतिकारी तो है ये, हम तो नहीं छाप पाएंगे, हमारे पब्लिकेशन से तो नहीं छपेगी। भाई, वो दौर था कि जब स्त्रियों को गंभीरता से लोग लेते नहीं थे, है ना? उनकी समस्याओं को, उनकी पीड़ा को, या जो बच्चे मजदूरी में लगे हुए हैं, श्रम से जुड़े हुए हैं, या जो अनाथ बच्चे हैं, तो उन पर लिखना बहुत अलग था उन दिनों। तो और एक स्त्री होने के नाते तो स्वाभाविक ही है कि बहुत सारा विरोध मैंने झेला होगा। लेकिन आप यदि, वही मैंने कहा कि जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो ईश्वर आपका साथ देता है। मेरे साथ भी यही हुआ, और मेरी वो सभी रचनाएं धीरे धीरे फुटकर रूप में आई, पत्रिकाओं में आई, कुछ समाचार पत्र में आई, कुछ मंच पर आई, और लोगों की प्रशंसा में। तो ऐसे माहौल में काम करना
बहुत कठिन हो जाता है कई बार। आप टूटने लगते हैं कि आपकी रचनाओं को स्थान नहीं। तो इस संदर्भ में हिंदी के प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जब ये चीजें मेरे साथ घटित हो रही थी तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि जब उन्होंने छंद मुक्त कविताएं लिखना शुरू किया था, तो चूंकि पहले छंद मुक्त कविताएं लिखी जा रही थी, तो जब उन्होंने पहली बार, देखिए होता भी समाज में, जब पहली बार कोई ऐसा काम होता है तो लोग विरोध करते हैं, राइट, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो उन्होंने स्वयं भी लिखा है, कई जगह उल्लेख भी किया है, तो मैं उसको पढ़ती थी तो मुझे एक राहत महसूस होती। तो उन्होंने ये लिखा है कि जब मैं लेकर के जाता था रचनाओं को तो प्रकाशक जो होते थे मेरे सामने उसको डस्टबिन में फाड़ के फेंक देते। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सोचिए आप। और निराला जी तो कहना चाहिए कि कितने बड़े कवि और रचनाकार, और जब वो नहीं रहे तब उनका मूल्यांकन किया गया। सोचिए, पुनर्मूल्यांकन हुआ और वो हिंदी के प्रतिष्ठित कवियों रचनाकारों में से है। सोचिए, जिन रचनाओं को प्रकाशकों ने डस्टबिन में डाल दिया, आज वो हर लाइब्रेरी में पढ़ी जा रही है, हर कॉलेज में उनकी किताबें लगी। तो ये देखिए होता है, ये है ना। मैंने भी इस चीज को देखा कि शुरू में लोगों ने विरोध किया और सबने कहा कि ये तो लेखन समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा लेखन है। तो लेकिन मैं पढ़ी रही। अब मेरा एक सूत्र वाक्य भी है, चरवैती चरवै, इसका मतलब है कि कीप मूविंग फॉरवर्ड, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहिए, क्योंकि आप रुक गए वहीं आपका विकास बाधित हो जाएगा। पानी को आप बांध देंगे तो क्या हो, तो सड़न हो जाएगी। बहता हुआ पानी तो स्वच्छ है, निर्मल है। तो उसी तरह यदि आप परिस्थितियों के आगे हार मान जाते। अब देखिए, मुझे प्रसंग याद आ रहा है कि एक ऐसे ही प्रकाशक थे, उन्होंने स्पॉन्सर्ड राइटिंग जिसको कहते हैं, प्रायोजित लेखन, हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसा लिखिए तो जो है हमारे पब्लिकेशन से आप छपेंगे। तो अब ये मेरे स्वभाव के विपरीत कि वो मुझे कंटेंट दें और मैं उस पर लिखूं। तो जो एक रचनाकार है, स्वाभाविक है, तो उसकी तो स्वाभाविकता ही खत्म हो जाएगी। जैसे मैं उल्लेख करती हूँ कि एक कविता है भवानी प्रसाद मिश्र, ये भी हिंदी के बड़े प्रतिष्ठित कवि रहे हैं, गीत फरोश कविता मुझे याद आ रही है। मैं गीत बेचता हूँ, किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, शादी के, मुंडन के, जनेऊ के, संस्कार के। सोचिए, तो ये एक क्या है, एक व्यंग्य कविता है ना, व्यंग्य कविता है कि मैं गीत बेचती। पोटली है, पोटली मैंने खोल दी, अब किस्म किस्म के गीत हैं, तुम जिसको जो चाहिए उठा ले जाओ और छाप लो। सोचिए, बड़ा व्यंग्य है, सरल सहज भाषा में बहुत बड़ा व्यंग्य है, जिसको हमने कहा ना स्पॉन्सर्ड राइटिंग, है ना, कि हमें कोई ये बताए कि तुम्हें क्या लिखना है। तो ये स्वाभाविकता तो नहीं है। और रचनाकार तो लिखता ही वही है जो समाज में देख रहा है, जो समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे आसपास, घर में, परिवार में, हर जगह, वही तो आपको आंदोलित करती हैं। तो निराला ने कैसे लिख लिया कि वह तोड़ती पत्थर है। इसे इलाहाबाद में देखिए आप, तमाम लोग जा रहे हैं, कभी किसी समय वो जा रहे थे, उन्होंने देखा वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। अब इस कविता में क्या है कि भाई उनको हर व्यक्ति जा रहा है, लेकिन उस जो मजदूर स्त्री है जिसकी गोद में, पीठ में एक बच्चा बंधा है पीछे, किसी को नहीं दिखाई दिया, निराला को कैसे दिखाई देगी। संवेदनशील हृदय है, जो चीजें और लोग नहीं देख पाते हैं वो एक रचनाकार, संवेदनशील रचनाकार देखता है, उसको व्यक्त करता है। वो चाहे कविता हो, कहानी हो, किसी के रूप में व्यक्त करता है। तो मैंने कभी समझौता नहीं किया, कभी मैंने समझौता नहीं किया कि आपको ऐसा लिखना है और यही लिखना है, ऐसा मैंने किया। और आज एक पहचान बन गई, तो लगता है कि जीवन सार्थक हो गया। अब लोग सोच बदली, लोगों की पीढ़ी बदल गई, पूरी जनरेशन बदल गई और लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आ गया, लोग स्वीकार करने लगे कि हाँ ये चीजें भी है। कितनी महिला लेखिकाएं हैं, आप देखिए, प्रभा खेतान को पढ़िए, मैत्रेयी पुष्पा को पढ़िए, शिवानी जी को पढ़िए, अमृता प्रीतम जी की आप रसीदी टिकट पढ़िए, जो उनके आत्म था। तो क्या उनको विरोध नहीं झेलना पड़ा था? कितना विरोध हुआ था रसीदी टिकट का। लेकिन आज देखिए, आज वो नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं तो है, उनके विचार तो है, वो प्रभावित कर रहे हैं। तो ये कहना देखिए स्वाभाविक है कि समय के साथ स्वीकार्यता बढ़ जाती है, लोगों के अंदर जागरूकता आती है, शिक्षा के साथ एक नई दृष्टिकोण, नया सोच विकसित होता है, तो एक पहचान आपको मिलने लगती है। और मैं तो यही कहूंगी कि कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही आप
का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये चीज है। मैम, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और इतना समय निकल गया पता नहीं चला। आपने आपकी यात्रा बताई। मैम, मैं आपसे अगला एक और अहम सवाल पूछना चाहूंगा। आपने लगभग 25 वर्षों से लेखन किया है। आपके इतने सहज और सरल आपकी भाषा रही है। आपके इतने सारे काव्य संग्रह बेस्ट सेलर रहे हैं, पुरस्कृत हुए हैं। सो मैम, जो नए न्यू कमर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, मैं न्यू कमर्स की बात करूंगा, जो लिखने में जाना चाहते हैं, साहित्य में जाना चाहते हैं, कविता लिखना चाहते हैं, उनके लिए मैम क्या क्या पॉइंटर्स है? देखिए, यदि हम बात करें जो न्यू कमर्स हैं या जो शिक्षा जैसे पवित्र पेशे में जोड़ना चाहते हैं, राइट। तो देखिए उनके लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अधिक से अधिक पढ़ें। जो activity अब लगभग समाप्त हो गई। अभी हम देखते हैं कि लोग रिव्यू देख करके रिव्यू लिखते हैं, है ना? मतलब उनके पास मूल पुस्तक नहीं होती है, मूल किताब नहीं है। जैसे आपको किसी पुस्तक की रिव्यू लिखनी है तो वो पुस्तक उनके पास नहीं होती है। वो रिव्यू जो है उसको पढ़ करके रिव्यू। तो अब आप ये बताइए उसमें मौलिकता कहाँ है? आप तो किसी के विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आपके अपने विचार कहाँ है? तो सब बड़ी बात और पहली बात यही है कि आप जितना ज्यादा पढ़ सके विश्व स्तरीय पुस्तकों को पढ़ें। कि देखिए अब वो समस्या नहीं है कि आपको ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है, आपको वो किताब अनुदित नहीं मिल पाएंगे, ऐसी समस्या नहीं है। और दूसरा, सोशल मीडिया, आप किसी भी भाषा में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उन लोगों से तो मेरा ये कहना है कि वो अधिक से अधिक अपने रचनाकारों और मैं कहूंगी कि संस्कृत से पढ़ना शुरू करें। जैसे आज की पीढ़ी मैं देखती हूँ कि संस्कृत नहीं पढ़ती बिल्कुल, उनको ज्ञान नहीं है और उच्चारण तो छोड़ ही दीजिए आप। उस देखिए हमारा जो ओरिजिन है, जो मूल है, वो संस्कृत है और संस्कृत से हमारे देश की भाषाएं तो विकसित हुई ही हैं। विदेशी भी बहुत सारी भाषाएं संस्कृत से निकली है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में एक भाषा है, वो उसमें काफी सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से हैं। अब ये कैसे हुआ, कब हुआ, इस पर शोध हो रहा है। कि भाई यहाँ के कुछ लोग वहां गए और वहीं बस गए, पीढ़ियां निकल गईं। तो अपने संग देखिए, जब कोई व्यक्ति जाता है किसी दूसरे देश में या द्वीप में तो अपना संस्कार, रीति रिवाज, अपनी भाषा सब कुछ लेकर के जाता है। तो हो सकता है उस तरह से पल्लवित पुष्पित हो गई होगी। तो बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, क्योंकि मैं अभी जो ये पुस्तक है समकालीन हिंदी कविता की भाषिक समझ, तो इसकी सीरीज आएगी अभी। मैं इस पर काम करते समय मैंने ये देखा कि ये दुनिया भर की भाषाएं, जैसे शब्द है, देखिए फादर शब्द है, मदर शब्द है, मादेर कहते हैं, कहीं पितेर कहते हैं, हम लोग हिंदी में पिता कहते हैं, माँ कहते हैं, माता कहते हैं, इंग्लिश में मदर कहा जाता है, कहीं मादेर कहा जाता है। ये कैसे है ना? तो ये इसका मूल संस्कृत में है। तो मैं तो ये कहूंगी, और देखिए अब ये इस पर भी बहुत काम हो रहा है कि जो तकनीक की भाषा है वो संस्कृत होनी चाहिए। कुछ ऐसा व्याकरण है कि आप उसको कैसे भी रख देंगे, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप जो भाषाएं हम लोग जानते हैं आमतौर पे, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो उसकी व्याकरणिक संरचना अलग तरह से है। यदि आप उसको डिस्प्लेस कर देंगे तो वो बात नहीं बन पाती है, वो निरर्थक हो जाता है। लेकिन संस्कृत में ये बहुत बड़ी बात है कि उसके कर्ता, क्रिया, कर्म को आप कहीं भी रख देंगे, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी इस पर बहुत काम चल रहा है कि तकनीक की भाषा संस्कृत होनी चाहिए। अब देखिए अब कितनी क्या सफलता मिलती है, ये तो आगे भविष्य ही बताएगा। तो मैं ये बात कर रही थी कि जो नई पीढ़ी है उनको अधिक से अधिक भाषाएं सीखना चाहिए। हर व्यक्ति एक बार में 7 भाषाएं सीख सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कुछ एक घटना है, ये लगभग 32 साल पुरानी घटना है। हम लोग पहली बार साउथ इंडिया घूमने के लिए गए और जो है पता चला वहाँ एक जिला है शिमोगा। तो अब उस समय सोशल मीडिया और गूगल मैप तो था नहीं। पर्यटन की पुस्तकें आती थी पर्यटन विभाग से, तो मैंने पुस्तक दी और जो है पता किया तो मालूम चला कि वो शिमोगा जो है वहाँ पे एक छोटा सा गांव है मत्तूर गांव, वहाँ के निवासी संस्कृत भाषा बोलते हैं। पता किया तो मालूम चला वो लोग कहीं से माइग्रेट होकर के, तो वो जो भाषा है वो संकेती भाषा कही जाती है।
और उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं, पर उसका कोई लिखित कहना चाहिए व्याकरण नहीं है, वो मौखिक रूप से बोलते हैं। तो हम लोग गए, पता करके देखा, घूमे तो देखा कि जगह जगह वो संस्कृत में कैप्शंस लिखे हुए थे। भगवान कथमस्ति, मतलब आप कैसे हैं। स्वच्छता विराजते, मतलब स्वच्छता कितनी आवश्यक है, मतलब इस तरह के वाक्य लिखे थे। और जो बच्चे थे वो भी खेल रहे थे, तो वो संस्कृत में बात कर रहे थे। और उसके अलावा फिर हम लोग किसी ने कहा कि जो है पास में एक स्कूल है, पाठशाला है, वहां आप चले जाएं तो कुछ और पता चलेगा आपको। तो गए तो पता चला वहां 3 से 5 वर्ष के, मतलब त्रिवर्षीय कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। वहां से पढ़ करके लोग निकल रहे हैं और जो है उनको मान्यता है, जगह जगह संस्थाओं में पढ़ा भी रहे हैं, विदेश तक भी चले गए। क्योंकि मैंने देखा है, जैसे मेरा अपना भी विषय है, और जैसे संस्कृत की बात करें तो विदेशों में बहुत सम्मान है। बहुत सम्मान है। हिंदी तो आप देखिए कि 200 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है विदेशों में। 200 विश्वविद्यालय अमेरिका में, कहाँ नहीं, जापान में, रूस में, चीन में, मलेशिया तो पूरा घर है हिंदी का। मॉरिशस आप देखिए, भोजपुरी का गढ़ है, वहां तो आधिकारिक भाषा है भोजपुरी। हम लोग बड़े हे दृष्टि से देखते हैं कि भोजपुरी बोलने वाला है तो वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, लेकिन वहां देखिए जो है उनकी आधिकारिक भाषा है, राजभाषा है वो। तो ये सारी चीजें। और मैं जिक्र करना चाहूंगी कि मेरे परिवार में ही एक छोटा बच्चा है, 6-7 साल का, वो 5 भाषाएं एक साथ बोलता है। 5 मैंने उसको सुना, मेरे भाई साहब हैं बड़े, उनका वो पौत्र है, वो यूएसए में रहता है वो बच्चा। कुछ समय पहले उससे मिलने का अवसर हमें प्राप्त हुआ, तो देखा कि जो उसका ननिहाल है वो गुजराती जैन है। तो वो अपनी नानी से बात कर रहा था गुजराती में, केम छो। तो नानी ने कुछ पूछा होगा तो उसने जवाब दिया गुजराती में। तब से देखा कि वो घर में काम करने वाली महिला आ गई, तो महिला ने पूछा का करत हवा, बनारस में भोजपुरी बोली जाती है। नानी से बात करत बानी, अब आप सोचिए, कहा वो गुजराती से स्विच करके भोजपुरी पे आ गया। बहुत बढ़िया, बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, बोला कि ये तो 2 नहीं 5 भाषा में बात करता है। अपनी नानी से अपने ननिहाल में बात करता है तो वो गुजराती है, तो वो गुजराती बोलता है उनसे, और ये काम वाले आते हैं तो जो है उनसे भोजपुरी में बोलता है। अमेरिका में है तो अमेरिकन इंग्लिश बोलता है। और चूंकि जो मेरा भतीजा है वो लंदन भी रह चुका है कुछ समय, तो वो वहां की ब्रिटिश इंग्लिश बोलता है, और अपने बाबा दादी से हिंदी में बात करता है। तो मैंने तो उसको स्वयं देखा कि वो 5 भाषा। और चूंकि मैं काम भी कर रही हूँ भाषा विज्ञान पर, तो मैंने ये चीज देखा, और भी लोगों पर इस चीज को मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में एक समय में 7 भाषाएं सीख सकता है। ये मतलब ये आपके मस्तिष्क की क्षमता है कि आप 7 भाषाएं एक बार में सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो मैं अपने विद्यार्थियों को यही कहती हूँ कि तुम लोग सिर्फ एक भाषा पर मत, एक भाषा सीखो, फिर दूसरी सीखो, तीसरी सीखो, उसके सही उच्चारण और लहजे के साथ बोलो। मतलब किताब से पढ़ के नहीं, घर से निकलो, वो परिवेश देखो। तुम्हारे आसपास कोई मराठी होगा, कोई गुजराती होगा, तो आप देखिए कि मैंने देखा है जब मैं स्कूल में थी तो मेरी सहेलियों में कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई मारवाड़ी है, और जहां उनकी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति आता है वो तुरंत स्विच कर जाते हैं। ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है। थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि अपनी भाषा को हम लोग आगे प्रमोट नहीं करते हैं। तो मैं अपने विद्यार्थियों को यही कहती हूँ कि अधिक से अधिक भाषा से, और इसका तुमको लाभ मिलेगा। आप अधिक से अधिक आप उनके चीजों को आप जान पाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें आप पढ़ पाएंगे, लोगों से जुड़ पाएंगे। जैसे मैं कई बार गई, तमिलनाडु गई, चेन्नई गई, बेंगलोर गई, तो देखा कि वहाँ बड़े प्यार से लोग हिंदी में बात करते हैं, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे ग्रोसरी वाला हो, या कोई भी हो, सोचिए। लेकिन हम लोग तो नहीं तमिल बोलते हैं कभी ना, सोचते हैं कि हमें तमिल भी सीखना चाहिए या कन्नड़ सीखना चाहिए। और वो बड़े प्यार से उनको, अब जो भी रीजन है, भाई लोग कहते हैं भाई उनको तो अपना बिजनेस करना है बिजनेस करना है, लेकिन वो दूसरी भाषा तो बोल रहे हैं, उनको हिंदी कुछ भी नहीं, लेकिन वो इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं कि हम उनकी हिंदी समझ पा रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या। तो ये तो मैसेज है
कि जो नए लोग हैं उनको अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, भाषा सीखनी चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए। जैसा कि आज की नई पीढ़ी आप देखिए 20 से 30-35 वर्ष के जो युवा हैं, वो अपने में ही है, स्व-केंद्रित है। वो किसी को जानना नहीं पसंद करते हैं, रिश्तेदारों से संबंध रखना नहीं पसंद करते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें तो जब तक आप लोगों से जुड़ेंगे नहीं, आप सीखेंगे कैसे? हर चीज़ सोशल मीडिया आपको नहीं सिखाएगा। कुछ सही। चीज़ें तो आपको आपके रिश्तेदार, आपका समाज, आपके फ्रेंड्स ही सिखा सकते हैं, है ना? जैसे हम लोग कहते हैं कि माता-पिता की भूमिका अलग होती है और दोस्तों की अलग होती है, दोनों की अलग भूमिकाएँ, दोनों का महत्व अलग है। फ्रेंड आपको दे सकता है, वो माता-पिता नहीं दे सकते, या जो माता-पिता देंगे आपको, वो एक मित्र नहीं देगा, और जो एक शिक्षक देगा, वो कोई नहीं दे सकता है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए हैं कि भई वो इन चीज़ों से मित्रता करें और तभी जो है विकास होगा उनका। मैम आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरीके से बताया, जिस सिंप्लिसिटी से बताया एंड जी, जो प्रैक्टिकल आपने टिप्स बताई, जो प्रैक्टिकल एक्शंस आपने लिए, जी, वो बहुत बहुत अच्छा लगा। दैट वाज रियली इंस्पिरेशन। मैं योगीराम के जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर सीमा जैन जी से, जिन जी, आप जानते हैं एज ए ऑथर, एजुकेटर, सोशल एक्टिविस्ट, और इनकी जो अवार्डेड बुक्स हैं, लंडन बुक अवार्ड रिकॉर्ड से इनको सम्मानित किया हुआ है। इनकी जो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बनारस हो गया, शब्दों में सांस लेती स्त्रियां हो गया, समकालीन हिंदी कविता की भाषिक संरचना हो गया, और भी बहुत सारी जो बुक है, मैम ने जैसा भी बताया, उनकी आगे भी नेक्स्ट एडिशन भी एक आने वाला है। सो आपसे मैम बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं एक लास्ट और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहूंगा। योगी राम के सारे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है, उनके लिए मैम वो एक क्या लास्ट मैसेज रहेगा, वो एक इम्पोर्टेंट क्या मैसेज रहेगा जो आप देना चाहती हैं? देखिए जैसा कि आज की पीढ़ी हम लोगों से बहुत आगे है, बहुत आगे है, हर चीज़ में बहुत आगे। उनकी जैसे कहते हैं ना जेन ज़ी पीढ़ी है, हाँ, हाँ। जो 90s के बाद जन्म लिया जिन लोगों ने, तो ये कहना चाहिए कि वो ओवर पैक्ड हैं, ओके। और वो ऐसा सोचते भी हैं कि उन्हें अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं देखती भी हूँ, तो लेकिन कहीं न कहीं हम देखते हैं कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर भी, है ना? जो मानसिक रूप से पहली चीज़ तो उनको सुदृढ़ होना पड़ेगा। ओके, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जा रहे हैं। ओके। हाँ, तो ये तब होगा जब आप मानसिक रूप से सुदृढ़ होंगे और जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करें, राइट। है ना? कहते हैं ना प्रकृति में परिवर्तन तो स्वाभाविक है, अनिवार्य है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हम यही चीज़ भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो स्थिति अभी है, जैसे हमने अपना एक सेफ ज़ोन बना रखा है और उससे थोड़ा-सा भी हिले तो लगता है विपत्ति आ गई, है ना? हम लोग की पीढ़ी में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये पीढ़ी है, जेन ज़ी वाली जो पीढ़ी है, उसमें ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही। क्योंकि मैं तो देखिए आपको बताऊँ कि जब मैंने जॉइन किया था नौकरी, मेरी उम्र होगी 23 साल और आज रिटायरमेंट के करीब हूँ बिल्कुल। तो उस समय भी जो स्टूडेंट थे वो उम्र का अंतर ज़्यादा नहीं था, है ना? वो मैं रही होंगी 23 की, तो वो 20 के रहे होंगे, तो ये अंतर नहीं था। तो मैंने वो पीढ़ी भी देखा है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से सीधे जॉब में आई। और अब जो पीढ़ी है उसमें बहुत अंतर है, एक लंबा फासला हो गया, उनकी सोच में भी अंतर है। तो हम लोगों ने परिवर्तन को स्वीकार किया है। जैसा कहते हैं ना कि आज दुःख होगा तो कल सुख आएगा। हम लोगों ने तो बचपन में अपने घर में सुना और सीखा, और सुख है तो दुःख के लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन आज की पीढ़ी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती, तो मेरा यही कहना है कि उसको सकारात्मक सोच के साथ आप स्वीकार करें। कहते हैं ना जैसे कि पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने पाँव में जूते पहने। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप किसी के ऊपर उँगली उठाते हैं तो बाकी उँगलियाँ आपकी ओर इशारा करती हैं, इसका मतलब आपको अपना असेसमेंट भी करना चाहिए। राइट। दूसरों की कमी और खामी निकालने से पहले अपना भी मूल्यांकन आप करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आपको जीवन में क्या करना है? देखिए हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। राइट। हर व्यक्ति एज़ अ ह्यूमन यूनिक है। मैंने स्वयं भी इस चीज़ को देखा है, मेरा बहुत अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है इसमें। हर व्यक्ति में एक गुण ज़रूर होता है, प्रकृति ने उसको दे करके भेजा है, पर हम उस गुण को पहचान नहीं पाते हैं। राइट। तो आवश्यकता इस चीज़ की है कि दूसरा कोई बताए उससे पहले कि आप अपने गुण को पहचानें, है ना?
और स्वयं पर काम करिए, खुद को तराशिए, दूसरों को मत तराशिए। आप स्वयं अपने को तराश लेंगे तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे और वो स्वयं आपको देख करके आपसे सीखेगा अपने को तराशने। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं और जीवन अनमोल है, जीवन बहुमूल्य है। एक बार मैं चिकित्सक के पास गई तो ऐसे ही बात होने लगी, वो मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर थे, तो बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको पता है ये आपका जो शरीर है या ह्यूमन जो बॉडी है ये कितने की होगी? मैंने के बाद तो वो एशेज ही है, राखी तो बचती है और क्या बचता है? बोले नहीं, 16 करोड़ है आपके शरीर के। आप जानते हैं ये ऑर्गेन्स जो आपको विजिबल नहीं कर पा रही हैं, आप तो अपना बाहर शरीर देख रही हैं, प्रकृति ने आपको इतने सुंदर जो अंग दिए हैं शरीर के अंदर, इंटरनल पार्ट, उसकी कीमत 16 करोड़ है। बाहर तो छोड़ दीजिए, आंख की कीमत छोड़ दीजिए, बाकी स्किन की कीमत छोड़ दीजिए। तो मुझे उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि जीवन कितना अनमोल है और हम लोग कदर नहीं करते हैं इसकी, कितना कीमती है और आप इसको डोनेट कर सकते हैं। अब इस दिशा में भी मैं काम कर रही हूँ। मैं अपनी आंखें तो मैं जब 20 वर्ष की थी तभी मैं दान कर चुकी कि आफ्टर डेथ जो है मेरी आंखें डोनेट हो जाएंगी। और उसके अलावा अभी बात चल रही, एक लंबी प्रक्रिया होती है एक्चुअली, ये जब आपको अपना शरीर आफ्टर डेथ डोनेट करना होता है मेडिकल कॉलेज में स्टडी के लिए, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया चलती है, कई जगह से आपको कंसेंट लेनी पड़ती है, प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। तो अभी वो चल रहा है, तो इसको भी मुझे करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीवन अनमोल है और जो है इसकी कीमत हमें समझनी चाहिए। और जैसा कि हमारे यहाँ तो हमारे संस्कारों में है दान की, बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने तो अपना पूरा शरीर ही दान कर दिया किसी किसी उद्देश्य के लिए। तो मुझे लगता है कि मृत्यु के बाद तो शरीर राख के अलावा क्या बचे। तो इसको हर व्यक्ति को, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए अभी हमने देखा अपने देश में बहुत कम है ये सोच, अंधविश्वास है अभी भी है। मैंने देखा बहुत लोगों से मैंने बातें की तो उनका ये कहना है कि यदि आंख दान कर देंगे तो अगले जन्म में नेत्र ही होंगे, या जो और दान कर देंगे तो ये है। तो अभी इस पर भी बहुत काम करना है, क्योंकि अभी देखिए मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति है, उसको आंख चाहिए थी, तो अपने देश में आंख नहीं मिल रही है उसको, श्रीलंका से आंख आती है। श्रीलंका में कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि वो आई डोनेट करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, तो वो आई डोनेट कर देते हैं। तो हमारे देश में श्रीलंका से बहुत बड़ी मात्रा में आंखें आती है, तो आवश्यकता और प्राथमिकता के तौर पे लोगों को लगाई जाती है। तो अभी इस दिशा पे बहुत काम करना है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो फिर लोग सोचेंगे कि हाँ शरीर दान भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है। और जीवन का सार्थक और स्वदेशी प्रयोग करें, ये चीजें हैं। और जितना दूसरों के लिए कर सकें उतना अधिक से अधिक करें, चाहे धन से करें, शरीर से करें, मन से करें, जैसे भी करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिया है प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको करने के लिए। भाई धन नहीं है तो आप शरीर से उसका आप भला कर सकते हैं, उसको उसके काम आ सकते हैं आप, और धन है तो धन से कर सकते हैं, और मन से करेंगे, जब मन होगा तभी तो शरीर और धन भी करेगा। तो सबसे पहले तो एक माइंड सेट की जरूरत होती है कि हमें मन से इस चीज को लेना है कि हमें क्या करना है। तो हर व्यक्ति 10 में से यदि एक व्यक्ति भी यदि ये सोच ले तो हमारे देश की आबादी तो इस समय आप जान ही रहे हैं कि कितनी है, तो उस हिसाब से आप यदि लगा लें तो लाखों लोग तैयार हो जाएंगे डोनेट करने के लिए। या समाज को यदि आप सार्थक एक दिशा दे दें तो अपने आप सब परिवर्तित हो जाए। जैसे एक मानव की प्रवृत्ति है कि हम हमेशा कमी और खामी ढूंढते हैं, है ना, हर चीज में कि यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी। देखिए विवाह में भी लोग जाते हैं तो कितने आराम से कह देते हैं कि डिनर अच्छा नहीं था। अब आप ये सोचिए, जिस उस पिता के बारे में सोचिए जिसने अपनी बेटी की शादी में पूरे जीवन भर की कमाई लगाई हो, और उसको आप एक सेकंड में ये कह दें कि भोजन अच्छा नहीं था, है ना। तो इस माइंड सेट को बदलना, जो सोच है इसको बदलना है ना, कि आपके लिए वो लग्जरी हो सकती है, दूसरे के लिए नीड हो सकती है, किसी के लिए वो जीवन भर की तपस्या हो सकती है, और आपके लिए कुछ क्षण का आनंद हो सकता है ना। तो बस यही कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। मैम, आपको योगीराम की टीम की तरफ से, योगीराम के व्यूअर्स की तरफ से, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी सब की तरफ से मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा, ग्रेटिट्यूड। आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, एंड विद द मैसेज चरवेती चरवेती, कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग, कीप वॉकिंग, चलते रहो,
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड मैं चाहूंगा आपकी जल्दी ही जो आपने बताया न्यू अपकमिंग जो सेकंड एडिशन है बुक का वो भी जल्दी आए और आप ऐसे ही लोगों को गाइड करते रहें, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करते रहें और लोगों को हेल्प करते रहें। मैम बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड रियली थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। धन्यवाद।